वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं जो अपना कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 6 है। देखो क्या है चैप्टर 6, बोर्ड मीटिंग्स एंड बोर्ड कमिटीज का जो अपना चैप्टर था उसके हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो भी अपने पास्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं सीएमए के, और इसके बाद में हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा जो सीए और सीएस के क्वेश्चन आए हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं जो सीएमए के पास एग्जाम क्वेश्चंस है उससे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कब आया हुआ है, जून 25 में। देखो जून 25 वाला जो आपका अटेम्प्ट है ना, उसमें इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आए हैं 777 मार्क्स के। देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी जून 25 का है, सेकेंड क्वेश्चन भी जो है वो जून 25 का है, और जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो भी जून 25 का है। मतलब एक ही अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से हैं। देखो आपको पता है जो अपना चैप्टर नंबर 5 है जो अपना डायरेक्टर्स वाला है, ठीक है, और जो अपना ये वाला है चैप्टर 6, ये मैंने आपको बताया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, तो कभी कभी किसी किसी अटेम्प्ट में ऐसा हो जाता है कि डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछ लेता है ज्यादा, कभी कभी इसमें से पूछ लेता है। ठीक है, तो इस बार जैसे इसी वाले चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आपके एक साथ पूछ लिए, तो ऐसे करके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो 2 चैप्टर्स है अपना डायरेक्टर्स वाला, ठीक है, देन इसके बाद में जो हमने 5.2 पढ़ा था मैनेजरियल रेम्युनरेशन, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चैप्टर्स तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से करने हैं। अब आप देखो इसमें से आपके 21 मार्क्स के क्वेश्चन तो इसमें से ही आ गए। ठीक है, चलो अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें तो इस जो चैप्टर है ना, आपको पता है कि ये चैप्टर जैसे डायरेक्टर्स था वो तो बहुत लेंदी चैप्टर था, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे। ये चैप्टर में लिमिटेड से ही टॉपिक्स है, नोटिस के रिगार्डिंग आ जाएगा, मिनट्स के रिगार्डिंग आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो मीटिंग होती है, तो इसमें कुछ रेपिटेटिव टॉपिक्स है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लगेगा कि अभी तो पढ़ा था हमने, सिमिलर या इवन सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस रेपिटेटिव है, तो हमें कंटेंट बहुत ज्यादा यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, देखो क्वेश्चन 1 क्या बोला है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कोरम। कोरम के ऊपर भी काफी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप देखना जो क्वेश्चन है कोरम, इसके अलावा मिनट्स, ठीक है, इसके अलावा जो आपका नोटिस वाले प्रोविजंस है, इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये 4 टॉपिक्स आप मानो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है। और कमिटीज वाले टॉपिक में से ऑडिट कमिटी का जो टॉपिक है वो बहुत रेपिटेटिव है। मैं एक बार ना इसको लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको टॉपिक्स याद रह जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नोटिस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में अपना कोरम, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिनट्स, मिनट्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ ठीक है। ठीक है, इसके अलावा एक जो इलेक्ट्रॉनिक मोड वगैरह से हम नोटिस भेजते हैं, इसके ऊपर काफी सारे केस स्टडीज आई हुई हैं, और एक ऑडिट कमेटी के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से करना है। चलो देखो सबसे पहले क्या बोला है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कोरम फॉर होल्डिंग अ बोर्ड मीटिंग एज पर कंपनीज एक्ट। अब देखो आपको 2 सिचुएशंस दी हुई है और आपको बताना है कि कोरम सही है कि नहीं है। अच्छा, कोरम जानते हैं हम लोग, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो कि प्रेजेंट होने चाहिए टू वैलिडेट अ मीटिंग। करेक्ट है, हमने पढ़ा हुआ है सब कुछ। नाउ इन अ बोर्ड मीटिंग ओनली 3 डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट आउट ऑफ द टोटल ऑफ 11 डायरेक्टर। टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं, 11। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना होगा, कोरम। अब कोरम हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 1/3 और 2 whichever is higher। तो सबसे पहले तो आप कोरम निकाल लोगे और उसके बाद आपको चेक करना है कि कितने डायरेक्टर्स आए हैं, 3। तो आपको ये बताना है कि क्या वैलिड कोरम है कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या बोला है, नन ऑफ द 3 डायरेक्टर्स वाज इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द आइटम्स ऑफ द एजेंडा। मतलब कोई भी डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर के लिए अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है प्रोविजन। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द मीटिंग, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोरम निकाल लो और चेक कर लो। देखो क्या बोला है, सबसे पहले तो आपको प्रोविजन लिख देना है। ठीक है, कि कोरम वगैरह का जो प्रोविजन है वो क्या है, क्या होगा, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, है ना, और 2 डायरेक्टर्स विचएवर इज हायर, जो हम लिख ही देते हैं, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द हायर कोरम। ये हमने पढ़ा है कि हो सकता है आर्टिकल्स में लिख रखा हो कि ज्यादा कोरम होगी। अगर आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम सिंपल क्या ले लेंगे, 1/3 और 2 विचएवर इज हायर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आर्टिकल्स का तो बताया हुआ नहीं है, है ना। मान लो जैसे आर्टिकल्स में अगर लिखा हुआ होता है कि इतनी कोरम होगी तो हमें उतनी रखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे तो हमने क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा कि आर्टिकल्स में कुछ लिखा हुआ हो, तो हमें सिंपल क्या लेना है, 1/3 और 2 whichever इज हायर। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे,
अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं तो हमने उसका भी प्रोविजन पढ़ा है, बट क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की तो अच्छी बात है, बिकॉज है ही नहीं। बट ठीक है, कंटेंट को बढ़ाने के लिए इसने यहाँ पे क्या कर दिया है, कंटेंट को बढ़ाने के लिए इसने यहाँ पे प्रोविजन तो पूरा दे ही दिया है, बिकॉज देखो अल्टीमेटली इसने ये चीज यहाँ पे लिखी ही है ना कि कोई भी डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है 7 मार्क क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम अब ये वाला आंसर देखो आपका कितना छोटा सा आंसर बनेगा, तो वो 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं लगता, वो बहुत ही कम कंटेंट है। इसीलिए इंटरेस्टेड डायरेक्टर का भी प्रोविजन लिख के आ जाओ, ठीक है। तो जो जो भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना क्वेश्चन में बताए हुए हैं, उसका प्रोविजन तो आपको लिखना ही चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर का पूरा प्रोविजन लिख दिया। आपको याद होगा कि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड्स या इक्वल होते हैं 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, जो भी फ्रैक्शन वगैरह है उसको तो हम राउंड ऑफ कर देंगे एज 1, देन जो भी डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं हम उसको काउंट कर लेते हैं फॉर द कोरम, ठीक है। मतलब सिंपल है, अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 या उससे ज्यादा होते हैं तो जो भी नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो अपनी कोरम बन जाते हैं, बट वो मिनिमम कितना होना चाहिए 2। ये सब चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देकर क्लास में समझाई हुई है, ठीक है। चलो अब ये तो अपना पूरा देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से लेके हमने पूरा अपना क्या कर लिया, ये प्रोविजन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको ये दोनों का जो हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड, अभी आप आपसे मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप दोनों का यहाँ पे क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे, मतलब फैक्ट और कंक्लूजन बोथ। अब देखो क्या बोला, फर्स्ट वाले केस में क्या था, फर्स्ट वाले केस में था कि टोटल 11 डायरेक्टर्स और इसमें से 3 प्रेजेंट है। तो पहले तो आप कोरम को कैलकुलेट करके बताओगे, ठीक है। अब देखो क्या बोला, 1/3 ऑफ 11 कितना आया, 3.67, और हम लोग जानते हैं कि जो भी फ्रैक्शन आता है वो राउंड ऑफ होता है टू नेक्स्ट नंबर, कम मत कर देना क्योंकि कोरम ऑलरेडी मिनिमम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसका मान लो आंसर 3.3 भी आता तब भी हम उसको 3 नहीं करते, ठीक है, क्योंकि 3 तो कम हो जाता ना, 3.3 मिनिमम होना चाहिए, तो 3 तो इससे कम हो जाता, तो इसीलिए हम इसको 4 ही करेंगे। तो ये चीज छोटी छोटी सी चीजें होती है, पर अगर आपने मान लो 3 कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, फिर आपका आंसर यहाँ पे यस आ जाता है ना, बट यहाँ पे आंसर नो होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 1 राउंड ऑफ हो जाएगा टू 1, इसीलिए नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ हो गया, तो अपनी कोरम कितनी हो गई, कोरम अपनी हो गई 4, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या बोला, एटलीस्ट 4 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन ओनली 3 ही डायरेक्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोरम वाज नॉट प्रेजेंट। अब इंटरेस्टेड या नॉन इंटरेस्टेड का तो कुछ भी केस नहीं है, ठीक है, तो हम वो बेनिफिट भी नहीं ले पाएंगे कि भाई रिमेनिंग डायरेक्टर जो भी है वो कोरम बन जाएंगे, बट इंटरेस्टेड वाली चीज है ही नहीं, तो हम वो वाला प्रोविजन अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो सिंपल हमें बस 4 लोग चाहिए थे, हमें 4 लोग नहीं मिल पाए कोरम में, दैट इज वाई मीटिंग हैज नॉट बीन वैलिडली हेल्ड, ठीक है। चलो सेकेंड देखो क्या बोला है, सेकेंड आपका है अगेन सिमिलर सा ही है, इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड आउट ऑफ द टोटल 11, अगेन टोटल 11 डायरेक्टर्स है, इसका मतलब कोरम कितनी हो जाएगी, अभी हमने निकाली 4, है ना, 5 डायरेक्टर्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर इस वाले केस में इसने क्या बोल दिया कि इंटरेस्टेड और नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का बता दिया, ठीक है। तब क्योंकि सेकेंड वाले केस में इंटरेस्टेड नॉन इंटरेस्टेड का है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोविजन जो है इसने पहले ही आपको बता दिया था, है ना। तो ये अच्छी चीज है, हमने प्रोविजन पहले ही लिख दिया। नाउ इन अ मीटिंग क्या बोला, 11 डायरेक्टर्स हैं, 5 प्रेजेंट थे जिसमें से 2 नॉट इंटरेस्टेड थे, मतलब हम कह सकते हैं 5 में से 3 क्या है, 5 में से 3 इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है, ठीक है। नाउ हाउ शुड द मीटिंग डील विद द मैटर। अब देखो क्या बोला, सबसे पहले कि कोरम निकाल लो, आपकी कोरम कितनी आ जाएगी, आपकी कोरम आ जाएगी 4 डायरेक्टर्स, 5 प्रेजेंट है, तो वैसे तो हम कह सकते हैं कि बेसिक एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है अपनी, क्योंकि कोरम से ज्यादा ही लोग आए हैं, लेकिन हमें ये भी तो देखना होगा कि नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होने चाहिए, बिकॉज आपको याद होगा इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स आर नॉट काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, है ना। लेकिन क्या बोला, एक ट्रांजैक्शन में ऐसा था कि 2 डायरेक्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है और रिमेनिंग 3 ही इंटरेस्टेड है। तो जब ऐसा होता है कि 3 इंटरेस्टेड लोग हैं, तो क्या वो 3 लोग जो है वो कोरम में आएंगे, नहीं, तो जो रिमेनिंग नॉन इंटरेस्टेड लोग बच गए वो ही कोरम में आ जाएंगे। तो क्या बोला, रिक्वायरमेंट ऑफ 174(3) इज मेट विद, क्योंकि रिमेनिंग 2 बच गए ना, तो हमने ऊपर यही पढ़ा था कि नॉन इंटरेस्टेड वाले होने चाहिए और नॉन इंटरेस्टेड वाले कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है। तो अगेन हम कह सकते हैं कि अपनी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई, तो इस केस में कोरम की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, बट फर्स्ट वाले केस में कोरम की रिक्वायरमेंट फुलफिल
नहीं हुई है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसमें इंटरेस्टेड और नॉन इंटरेस्टेड वाले डायरेक्टर्स का एक अलग से जो ऐड कर दिया चीज, उसकी वजह से अच्छा क्वेश्चन बन गया। बाकी मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी विद एग्जाम्पल सब कुछ समझाया है, तो आई होप आपको कनेक्ट हो गया होगा। नोट्स वाली कॉपी अपनी ओपन करके बैठना एंड देन ही आंसर्स करना। तुम डायरेक्टली बोलोगे कि भाई हमने तो पढ़ लिया था एक बार और उसके बाद हम बाद में जाके क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपको याद ही नहीं आएंगी चीजें। तो इसीलिए आपके पास प्रोविजन ओपन होगा, तब आप कनेक्ट कर पाओगे। फर्स्ट टाइम तो एटलीस्ट हमें नोट्स वाली कॉपी ओपन करते हुए पढ़ना है। इसके बाद जब आप रिविजन करोगे तो रिविजन में आप नोट्स वाली कॉपी बंद कर सकते हो, बिकॉज अब आपको आ गया। ठीक है, तो इसीलिए ये अपना यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ा दिया, अब जो भी सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको खुद से करने होंगे होमवर्क में। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मैंने आपको कहा था सेकंड क्वेश्चन जो है आपका ऑडिट कमेटी का है। ऑडिट कमेटी वाले भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, इज एनी रिकमेंडेशन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, स्पेशली ये वाला, इज एनी रिकमेंडेशन ऑफ सच कमिटी बाइंडिंग ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप ये मानो कि ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, कम से कम अभी आपको दिख जाएगा 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन बोर्ड को मानना जरूरी है क्या। इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला आपसे क्या पूछा है, ऑडिट कमेटी के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख दो, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेकेंड पूछा है कि ऑडिट कमेटी अगर बोर्ड को कोई रिकमेंडेशन दे रही है तो क्या बोर्ड के लिए कंपलसरी है कि बोर्ड को वो रिकमेंडेशंस मानना होगा, क्या कंपलसरी है? नहीं, बोर्ड के लिए कंपलसरी नहीं है। बट ऐसे नहीं है कि जब मर्जी है तब बोल दिया हमने मान रहे, वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए। हमने पढ़ा है ना कि अगर ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देती है तो कोई वैलिड रीजन है जो बोर्ड को लगता है ये सही नहीं बोल रहे हैं, तो बोर्ड उनके रिकमेंडेशन को नहीं मानेगा। और जो रीजंस हैं जिस वजह से बोर्ड उनके रिकमेंडेशंस को नहीं मान रहा, वो रीजंस बताने पड़ेंगे मेंबर्स को। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार आपका एग्जाम में आया हुआ है। चलो, तो सबसे पहले तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट कमेटी, ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने सारा पढ़ा है। रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में अलग हो जाता है। यहाँ पे बस आपको क्या कर देना है, जो अपना अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन एंड अपॉइंटमेंट, ये सब वर्ड्स को हटा के हमने पढ़ा था। रिकमेंडेशन फॉर रेम्युनरेशन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, अच्छा, रिव्यू एंड मॉनिटर द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, एग्जामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूव या मॉडिफाई आरपीटी। ठीक है, देन आपको याद होगा ऑमनिबस अप्रूवल भी देती है ऑडिट कमेटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आगे आ जाएगा अपना। ठीक है, देन स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, वैल्यूएशन, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का वैल्यूएशन, मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड्स। ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं आपको इसको वापस यहाँ पे नहीं समझाने वाली हूँ। ठीक है, बट आई होप आपको याद आ गया होगा। अब देखो जो अपना सेकंड वाला पॉइंट है वो क्या है, बाइंडिंग नेचर ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी। मतलब वही वाली चीज है कि अगर ऑडिट कमेटी ने कोई भी रिकमेंडेशन दी है तो क्या वो बोर्ड के ऊपर बाइंडिंग होगी क्या? नहीं, रिकमेंडेशन है तो वो क्या होगी, रिकमेंडेटरी नेचर। ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन है वो बाकी दूसरी और भी जितनी भी कमिटीज होती है उनके जैसे ही क्या होगी, रिकमेंडेटरी नेचर ही होगी। ठीक है, लेकिन हमने बात की थी कि अगर बोर्ड ने कोई भी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है तो उसका जो रीजंस है वो बताने होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेंशन तो नहीं है, बट आप एक चीज लिख लेना कि जो रीजंस हैं वो रीजंस कहाँ बताने होते हैं, वो रीजंस बताने होते हैं बोर्ड को बोर्ड रिपोर्ट में। कहाँ बताने होते हैं? बोर्ड रिपोर्ट में। और ये जो बोर्ड रिपोर्ट है ये किसके सामने प्रेजेंट करनी होती है हमें? एजीएम में, मेंबर्स के सामने, है ना। एजीएम में कहाँ पर प्रेजेंट होती है? मेंबर्स के सामने। तो जो अभी आपके सजेस्टेड आंसर्स आए हैं इंस्टीट्यूट के, उसमें ये चीज लिखी हुई नहीं है, बट ये चीज आपको लिखनी होगी। अभी जो हम बाकी क्वेश्चंस पढ़ेंगे वहां पर आपको दिख जाएगा कि इंस्टीट्यूट ने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये चीज जो है वो लिखनी ही है, भले यहाँ पे लिखी हुई नहीं है बट फिर भी हमने अपने प्रोविजन में पढ़ा है तो आप इसको लिख देना। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो रीजंस वगैरह हैं आप उसको कहाँ पर रिकॉर्ड कर दो? मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग। मतलब बेसिकली जो मीटिंग वगैरह हो रही है उसी मीटिंग में सब कुछ डिस्कशन वगैरह होते हैं, वहीं पर ही कमिटी को रिकमेंडेशंस है जो बोर्ड को लगता है कि नहीं है, मानने लायक नहीं है, तो बोर्ड जो भी डिस्कशंस कर रहा है मीटिंग में तो वो सब चीजें वैसे भी मिनट्स में रिकॉर्ड होती हैं। तो वो यहाँ पे रीजंस वगैरह जो है रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करने के, वो भी वो कहाँ पे लिख देगा? मिनट्स में लिख देगा। ठीक है, अच्छा, अगर लिस्टेड कंपनी है तो हम लोग जानते हैं लिस्टेड कंपनी के केस में
कंपनीज एक्ट के अलावा और क्या एप्लीकेबल हो जाता है, सेबी के एलओडीआर रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल हो जाते हैं, करेक्ट। तो क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के एलओडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो वहां पे क्या बोल दिया कि वहां पे भी डिस्क्लोजर तो जाएगा ही रीजंस का कि भाई क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। तो उस केस में कहां पे जाता है, एनुअल रिपोर्ट में जाता है, उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्शन। ठीक है, अब ये एनुअल रिपोर्ट वगैरह ये अपने सिलेबस में डिटेल में नहीं है, तो बस आपको ये नाम नाम याद रख लेना है और स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, चलो इसके बाद में आ जाओ। इसके बाद में नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया है और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्या ये इतना इजी क्वेश्चन कंपनीज एक्ट में से आ जाएगा, बट देखो हो जाता है ना। मैंने आपको क्लास में भी मार्क करवाया था कि यार ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है जिसमें वो आपसे रजिस्टर्स पूछ सकता है कि कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं जो एक कंपनी को मेंटेन करने होते हैं। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का कि अंडर कंपनीज एक्ट डिस्कस द ऑब्लिगेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स। कंपनीज एक्ट के अंदर आपको क्या करना है, डिस्कस करना है कि कौन कौन से रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं कंपनी को इंडिया में, और आपसे 10 नाम पूछे कि रजिस्टर्स के नाम नाम लिखने हैं आपको। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट मेजोरिटी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन आया ही नहीं होगा। क्यों, पढ़कर ही नहीं जाते। इतना इजी क्वेश्चन कंपनीज एक्ट में से हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है उससे कि ऐसे क्वेश्चन तो हम छोड़ के जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं फिर हमें रिग्रेट होता है कि ओहो फ्री के मार्क्स चले गए। तो इसीलिए किसी भी टॉपिक को, स्पेशली कंपनीज एक्ट में से, तो किसी भी टॉपिक को हमें लीव नहीं करना है, कितना ही डिफिकल्ट हो कितना ही सिंपल हो। ठीक है, चलो अभी रजिस्टर्स है तो सबसे पहले क्या बोला, हर कंपनी को मेंटेन करने होते हैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे कुछ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, अलग अलग पर्पस है, स्टैट्यूटरी, स्टैटिस्टिकल, डिस्क्लोजर बेसिकली। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, रजिस्टर्स आपको कौन कौन से मेंटेन करने हैं। एवरी कंपनी अंडर द एक्ट इज रिक्वायर्ड टू कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कौन कौन से बुक्स एंड कौन कौन से स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं। अब मैंने आपको सारे रजिस्टर्स के नाम नाम लिखवाए हैं, ठीक है, हमने किया है, तो वो आपको कोई से भी 10 यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी सेक्शन 187। अब सेक्शन आपको याद है तो अच्छी बात है, और याद नहीं है तो नाम नाम लिखाना। डिपॉजिट्स, ठीक है, बायबैक का हो गया, चार्जेस का हो गया, मेंबर, डिबेंचर होल्डर, बेनिफिशियल होल्डर, फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर, एनुअल रिटर्न, ठीक है, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग एंड कमिटीज, पोस्टल बैलेट। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं करना है, नाम नाम लिख के आने हैं, 7 मार्क्स का क्वेश्चन फ्री का है। ठीक है, चलो सो ये 3 क्वेश्चंस आपके जून 25 में एक साथ एक ही अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चंस आ गए। इसका मतलब आप देख रहे हो काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर अपना रहता है। चलो अब इसके बाद में हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 अगेन सेम सा क्वेश्चन है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया था, है ना, कौन सा, कोरम वाला। तो ये भी सिमिलर सा क्वेश्चन है। देखो आपसे पूछा है व्हाट इज द कोरम ऑफ द कंपनीज बोर्ड। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पे 3 सिचुएशंस पूछी हैं। ठीक है, आपको बताया है फर्स्ट केस में पब्लिक कंपनी में 10 डायरेक्टर्स हैं जिसमें से 4 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और 8 इंक्लूडिंग द 4 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अटेंडेड द बोर्ड मीटिंग। टोटल 10 है, 10 में से 4 एनईडी है। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है ईडी है कि एनईडी है। ठीक है, 8 जो है उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, तो अब आपको बताना है कि कोरम है कि नहीं है। वही वैसे देख लोगे 2 और 1/3 whichever इज हायर करके। ठीक है, सेकंड है स्टार्टअप उड़ीसा लिमिटेड, एक सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी का आप याद करो कि कोरम जो होता है वो अपना 2 या 1/3 वाला नहीं होता है, इसके लिए कोरम की रिक्वायरमेंट हमने अलग पढ़ी है, विच हैज 8 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड 3 डायरेक्टर्स अटेंडेड द मीटिंग। फर्स्ट वाला तो आप लोग खुद करोगे बिकॉज एकदम सेम है। सेकेंड वाला मैं आपको करवा देती हूँ। देखो अगर आपको याद हो तो जो अपनी सेक्शन 8 कंपनी होती है, मतलब अपना जो एनपीओ होता है, उसमें अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था 8 और 25% विच एवर इज लोअर लेस, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये रहा, आइदर 8 मेंबर्स और 25% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस। नॉर्मली हम क्या करते हैं 2 और 1/3 विच एवर इज हायर, यहाँ पे डिफरेंट था। ठीक है, और मिनिमम तो 2 होने ही चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो कितने थे, 8 एनईडी हैं जिसमें से 3 डायरेक्टर्स ने मीटिंग अटेंड की है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लोगे, अगर हम कोरम निकालेंगे तो 8 है टोटल, 8 का आप निकाल दो 25%, मतलब 8 और 25% whichever is less है तो 25% निकलेगा। 25% 1/4 हो गया तो कितना आ गया 2। तो 8 और 2 whichever is लोअर 2 ही आ जाएगा अपना। ठीक है, 2 तो वैसे भी चाहिए थे मिनिमम, है ना। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। बोर्ड ऑफ एक्स लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 9 एग्जीक्यूटिव
एंड 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है। टोटल 6 एग्जीक्यूटिव एंड 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अटेंडेड द मीटिंग। क्या बोला, 9 है एग्जीक्यूटिव वाले और 3 है एनईडी, तो टोटल कितने हो गए 12, जिसमें से 6 और 3 मतलब 9 ने अटेंड करी मीटिंग, ठीक है। अब बिजनेस वॉज ट्रांजैक्टेड, एक बिजनेस का आइटम ऐसा था एजेंडा में जिसमें एक डायरेक्टर इंटरेस्टेड था, और आर्टिकल्स ने कोरम कितनी फिक्स कर रखी है 5। ये आया है आपका जून 24 में। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। अब देखो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो सबसे पहले तो इसने आपको क्या एक्सप्लेन कर दिया कि भाई इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या होता है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर किसी भी आइटम में इंटरेस्टेड है, दैट मीन्स उसको हम कोरम में काउंट नहीं करेंगे, तो हुज प्रेजेंस कैन नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग अ कोरम, और ना ही वो वोटिंग कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोला, ये तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है, तो पूरा प्रोविजन आ जाएगा। इसके बाद देखो क्या बोला है यहाँ पे कि टोटल कितने थे 12। अब 12 का अगर आप कोरम निकालोगे तो 12 का कोरम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, 2 और 1/3 विच एवर इज हायर, ठीक है। तो 4 कोरम आ जाएगा। इसमें से क्या बोला, कितने जो लोग आए हैं, 9 लोग आए हैं, है ना। 9 ने मीटिंग अटेंड किया था, यहाँ पर हमने पढ़ा, ये रहा 9 ने मीटिंग अटेंड किया था, जिसमें से एक डायरेक्टर इंटरेस्टेड था, तो एक को तो हमें काउंट करना ही नहीं है, मतलब 8, मतलब 8 लोग आए ना, तो नाउ 8 डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट, क्योंकि हम वो एक जो बच गया अपने पास में, है ना, इंटरेस्टेड, उसको तो काउंट ही नहीं कर रहे, तो हम कह सकते हैं 8 डायरेक्टर्स आए। अब जब 8 डायरेक्टर्स आए हैं, 4 चाहिए थे, तो कोरम इज अवेलेबल, ठीक है। तो इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल से ही क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला एकदम सेम है, तो आप उसको अपने आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन 5 हमें क्या बोला है, द लास्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एबीसी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वाज हेल्ड ऑन 25 जनवरी 2022, ठीक है। एक बोर्ड मीटिंग हुई थी, कब हुई थी, 25 जनवरी 2022। एमडी चाहता है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी प्लेस्ड एंड अप्रूव्ड। एमडी चाहता है कि जो इसके बाद वाली बोर्ड मीटिंग हो उसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करें, ठीक है। अकाउंट्स मैनेजर को लगता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब रेडी होंगे, बाय 15 जून ओनली। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि 15 जून से पहले रेडी ही नहीं होंगे, तो हम 15 जून से पहले तो बोर्ड मीटिंग नहीं करवा सकते, ठीक है। मिस्टर आहूजा चेयरमैन है ऑडिट कमेटी का, हु विल नॉट बी इन इंडिया ड्यूरिंग द होल ऑफ जून। वो चेयरमैन है ऑडिट कमेटी का, वो पूरे जून में इंडिया में नहीं होगा। नाउ एमडी फील्स दैट वी गेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव थ्रू वीडियो बोर्ड मीटिंग। अब एमडी क्या बोल रहा है कि हम वीडियो बोर्ड मीटिंग, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला जो अपना मीटिंग का मोड होता है, उससे हम अप्रूव करवा सकते हैं, ठीक है। जो चेयरमैन ऑडिट कमेटी का, वो भी वहां पे इन्वॉल्व हो सकता है वीडियो से, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली बोर्ड मीटिंग करवा सकते हैं। प्रेजेंटली देयर इज नो चेयरमैन इन द कंपनी, अभी चेयरमैन नहीं है, तो एमडी चेयरमैन बन रहा है। स्टेट योर व्यूज। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें बोल दी आपको एक साथ ही, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये दिमाग लगाना होगा, सबसे पहले तो आप एक समरी बना लिया करो, एक ओवरव्यू पूरे क्वेश्चन का, कि भाई इसमें टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं जिसके ऊपर हमसे आंसर पूछा है। तो सबसे पहले तो देखो एक टॉपिक क्या आया है कि भाई पहली मीटिंग कब हुई है, पहली मीटिंग अपनी हुई है 25 जनवरी को, मतलब एक मीटिंग, और दूसरी मीटिंग ये करने की बात कर रहे हैं 15 जून को। तो आप ये देखो कि कितना गैप आ गया। हमने पढ़ा है कि साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए, और 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच का मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, 120 डेज का। तो अगर एक मीटिंग 25 जनवरी को हुई और अगली मीटिंग 15 जून को होगी, तो 120 डेज तो वैसे एक्सीड हो गए थे, तो नॉन कंप्लायंस हो गया, तो ये चीज अपनी वैसे ही गलत हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट वाला पॉइंट है, एमडी ऑफ द कंपनी नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड एंड कंप्लाई विद द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहले एज पर सेक्शन 173, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग शेल हैव टू बी हेल्ड विद इन 120 डेज। अगली बोर्ड मीटिंग को 120 डेज में होना ही पड़ेगा फ्रॉम द प्रीवियस मीटिंग। देयरफॉर द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड इन जून, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि भाई जनवरी के बाद मैक्सिमम 120 डेज में बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए, तो हम जून तक का वेट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लगता है कि फाइनेंशियल्स अपने जून में रेडी होंगे, तो कोई बात नहीं, जून में मीटिंग वापस करवा देना, बट एक बार पहले 120 डेज ओवर होने से पहले मीटिंग करवा लो, ठीक है। देयर शैल बी अनदर मीटिंग टू बी हेल्ड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रेडी। तो 120 डेज मैक्सिमम पूरे होने से पहले एक बार मीटिंग करवा लो, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी हो जाएंगे तो एक और मीटिंग करवा लेना, ठीक है। तुम्हें ऐसा थोड़ी है कंपलसरी कि हम एक ही मीटिंग करवा सकते हैं, तुम ज्यादा भी तो करवा सकते हो, तो ये नॉन कंप्लायंस हो जाएगा अगर तुम डायरेक्टली कब करवा रहे हो, अगर तुम
करा रहे हो जून में, ठीक है, तो पहले करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज इसने क्या बोली थी, पहली बात तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसने ये कहा था कि भाई जो चेयरमैन है ऑडिट कमेटी का वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो जो हम बोर्ड मीटिंग करवाएंगे जहां पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करवाएंगे वो हम किसके थ्रू करवाना चाहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो अब क्या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करने के लिए जो मीटिंग करवाना चाहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वो मीटिंग कंडक्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब सुनो ध्यान से, नॉर्मली कोई सी भी मीटिंग हमने पढ़ा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन्स वगैरह सब कुछ अलाउड है, हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, अब तो अमेंडमेंट आ गया, पहले क्या था, कुछ कुछ मैटर्स थे जिसमें एक ये भी मैटर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल, अकाउंट्स का अप्रूवल। ये चीज पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकती थी, पर अब हो सकती है। देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको अच्छे से याद रखना। देखो, प्रायर टू अमेंडमेंट क्या था, प्रायर टू अमेंडमेंट जो अपने ये रूल्स थे, कंपनी रूल्स थे मीटिंग ऑफ बोर्ड वाले, ये प्रोहिबिट करते थे। क्या प्रोहिबिट करते थे, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमेटी मीटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अमेलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर। पहले ये सब की सब चीजें अमेंडमेंट से पहले मना थी कि आप ये सब फिजिकल मीटिंग में ही कर सकते हो, आप इन सब चीजों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं कर सकते हो। तभी उस टाइम पे ये वाला क्वेश्चन आया था ना, तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, बिकॉज अपने स्टडी मैट में तो अमेंडेड होती ही नहीं है बहुत चीजें, ठीक है। तो इसीलिए ये मैंने यहाँ पे प्रायर टू अमेंडमेंट भी डाल दिया है, ताकि अगर किसी ने पुराना पढ़ रखा है या बहुत पहले क्लासेस ले रखी हैं तो उसको ये लगता होगा अभी भी कि हाँ ये वाली तो मीटिंग है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात है तो ये नहीं हो सकता। बट अब अमेंडमेंट आ चुका है, कोविड के बाद ही आ गया था, ठीक है। तो क्योंकि कोविड था तो उस टाइम पे वैसे भी सारी चीजें कैसे हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक, तो उस टाइम पे एक्ट से इसको हटा दिया गया था बाद में कि भाई जितने भी सारे मैटर्स हैं वो हर मैटर, इन ये वाले मैटर्स को इंक्लूड करते हुए ये वाले मैटर्स भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकते हैं क्या, यस हो सकते हैं। मैंने आपको क्लास में समझाया है वैसे तो, ठीक है। अगर आपको जो है भूल गए हो आप या जो भी है तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब ये जो है ना रूल 4 जिसमें लिखा हुआ था मैटर्स नॉट टू बी डेल्ट विद इन अ मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मींस इज डिलीटेड। अब ये डिलीट हो चुका है, इसका मतलब अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन ट्रांजैक्ट एनी मैटर। अब बीओडी कोई सा भी मैटर ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर किसी ने ये पुराना वाला पढ़ रखा है तो इसको चेंज कर देना, ठीक है। नोट्स में तो मैंने आपको अभी जो अपनी क्लासेस हैं उसमें तो मैंने आपको ऑलरेडी अपडेटेड ही लिखवाया है, ठीक है। और इसको आए हुए अमेंडमेंट को भी काफी टाइम हो चुका है, तो अगर आप कोई स्कैनर या कुछ पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन पढ़ोगे हो सकता है कि वहां पर आपको लिखा हुआ हो नो, कि नहीं कर सकते क्योंकि अमेंडमेंट से पहले नहीं कर सकते थे, बट अब इसका आंसर यस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट तो सिंपल है, जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑल द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शेल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमेटी एंड द ऑडिट कमेटी हमने पढ़ा था ऑमनिबस अप्रूवल दे सकती है, ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, एल्यूसिडेट द कंडीशन। एकदम डायरेक्ट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑमनिबस अप्रूवल का हमने पूरा टॉपिक किया है एज इट इज, कॉपी पेस्ट करके आ जाओ एकदम, ठीक है, कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं है इसमें। तो पूरा आप लिख दोगे, ऑमनिबस अप्रूवल की सारी कंडीशन लिख दोगे, हमने सब कुछ पढ़ा है कि ऑमनिबस अप्रूवल जो होगा उसके लिए क्राइटेरिया वगैरह स्पेसिफाई करेगी कमेटी, मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन क्या रहेगी, एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ डिस्क्लोजर रिव्यू करना, ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस ऑमनिबस अप्रूवल के अंडर में नहीं आ सकते हैं। और ऑडिट कमेटी अप्रूवल देगी क्या, देखते हुए रेपिटेटिवनेस एंड जस्टिफिकेशन, सेटिस्फाई करेगा कि भाई रेपिटेटिव ही होने चाहिए। देन उसमें सब कुछ होगा, नेम ऑफ द पार्टीज, नेचर, ड्यूरेशन, अमाउंट, प्राइस, अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये हमने बात की थी कि अगर कहीं पर पहले से नीड वगैरह या अमाउंट वगैरह अवेलेबल नहीं है तो मैक्सिमम 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन का परमिशन अप्रूवल कमेटी दे सकती है। और ये ऑमनिबस अप्रूवल वैलिड रहेगा ओनली फॉर 1 ईयर, है ना, वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। लेकिन हमने बात की थी कि ऑमनिबस अप्रूवल नहीं हो सकता किसके लिए, सेलिंग और डिस्पोजिंग द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी एंड एनी अदर कंडीशंस। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्री के मार्क्स है, ठीक है। तो आई होप आपको याद आ गया होगा, हमने सब कुछ कवर कर रखा है क्लास में। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है
PQRK met thrice in the year, 3 बार मिले हैं, मतलब 3 बोर्ड मीटिंग्स हो चुकी हैं। फोर्थ मीटिंग, देखो फोर्थ मीटिंग दो कॉल्ड, बुलाई गई बट कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द वांट ऑफ कोरम। इसका मतलब फोर्थ मीटिंग बुलाई तो गई बट फोर्थ मीटिंग हो नहीं पाई बिकॉज कोरम प्रेजेंट नहीं थी। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द रिलेवेंट प्रोविजन। अब बेसिकली देखो फोर्थ मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि कोरम ही नहीं आई है, तो हमने पढ़ा है कि अगर मीटिंग में कोरम नहीं आती है तो मीटिंग अडजर्न हो जाती है ना, नेक्स्ट वीक में सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है। तो एडजर्न हो गई होगी बेसिकली। तो अब अगर एडजर्न मीटिंग में कोरम प्रेजेंट हो गई होगी तब तो वो मीटिंग को वैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है। अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आएगी तो फिर वो कैंसिल मान लिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे प्रोविजन क्या ध्यान में आपको आ गया होगा, आई होप कि जो 4 बोर्ड मीटिंग्स होती है मिनिमम हमें वो 1 साल में करनी होती है, और 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच का मैक्सिमम गैप, अभी हमने ऊपर भी बात की थी, 120 डेज का होता है, ठीक है। तो आप सुनो ध्यान से, 3 मीटिंग्स हो चुकी है। थर्ड मीटिंग के बाद में हमने जो फोर्थ मीटिंग बुलाई होगी, इन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 120 डेज, ऑब्वियस सी बात है। अब फोर्थ मीटिंग में कोरम नहीं आ पाई तो ये फोर्थ मीटिंग हो गई होगी एडजर्न टू नेक्स्ट वीक। जैसे मान लो ये मीटिंग हमने बुलाई 1 अक्टूबर को, हमने कब बुलाई 1 अक्टूबर को, अब ये नहीं आ पाए इसमें कोरम, तो अब ये अगले हफ्ते के लिए क्या हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी। मान लो 8 अक्टूबर आ गया, ठीक है। अब बेसिकली इसमें यहाँ पे क्या बोला है कि अब ये एडजर्न हो गई। अब एडजर्न मीटिंग में अगर कोरम नहीं है तब तो वो कैंसिल ही मान ली जाएगी, तब तो नॉन कंप्लायंस हो गया। बट अगर ये एडजर्न मीटिंग हमने करवा ली और इसमें कोरम आ गई, तब क्या ये वैलिड मान लिया जाएगा, तब ये वैलिड तो मान लिया जाएगा बिकॉज मीटिंग तो हो गई। लेकिन तब भी हमें एक कंडीशन क्या ध्यान में रखनी होगी कि ये जो 120 डेज है, ये वाली एडजर्न मीटिंग, ये भी तो 120 डेज में पूरी हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए, बिल्कुल। इसका मतलब अगर एडजर्न मीटिंग 120 डेज के विद इन हो जाती है तब तो अच्छी बात है, और अगर 120 डेज बियॉन्ड हो जाते हैं तो फिर नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। सिंपल इतना सही लिखना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये चीज बतानी होगी। तो देखो क्या बोला है, देखो सबसे पहले तो आपको पूरा वो जो प्रोविजन अभी हमने बात करी 120 डेज वाला, ठीक है, मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स वाला, वो आपको लिख देना है। फिर एक चीज बोली है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है तो वो एग्जेम्प्ट भी कर सकता है, ये तो ठीक है, एक्स्ट्रा बता दिया। अच्छा, फिर क्या बोला है कि अगर मीटिंग नहीं हो पाती है फॉर द वांट ऑफ कोरम, मतलब अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है और उस वजह से मीटिंग अगर नहीं हो पाती है तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी टिल द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एंड एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस, ठीक है। या तो आर्टिकल्स अदरवाइज बता दे, आर्टिकल्स में लिखा हुआ हो कि कैसे होगा एडजर्न मीटिंग, नहीं कुछ लिखा हुआ है तो अगले हफ्ते के लिए वो एडजर्न हो जाएगी। और अगर वो नेक्स्ट डे अगर जिस दिन पे मीटिंग एडजर्न हो रही है ना, मतलब नेक्स्ट वीक पे सेम डे सेम टाइम, तो वो सेम डे अगर नेशनल हॉलीडे है तो वो एडजर्न मीटिंग उसके नेक्स्ट डे पे हो जाएगी, नेक्स्ट सक्सीडिंग डे। ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है ना, तो आई होप आपको याद आ रहा होगा। अच्छा, अगर कोरम नहीं आई है एडजर्न मीटिंग पे भी तो मीटिंग कैंसिल मान ली जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो बेसिकली ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट है। इसके बाद क्या बोला, तो बोर्ड मीटिंग जो है वो 3 बार हो चुकी है और फोर्थ टाइम में क्या बोला, मीटिंग को बुलाया तो गया बट वो हो नहीं पाई क्योंकि कोरम नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलना है आपको कि भाई जो कंपनी है उसने वॉयलेट किया था प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कन्वीनिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। अभी कंपनी ने प्रोविजन का वॉयलेशन नहीं किया बिकॉज ऑफ फोर्थ मीटिंग नहीं कर पाई है, बट अब तुम देखो कि ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं थी। उसने ये बोला है सिर्फ कि कोरम की वजह से नहीं हो पाई, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया ना कि एडजर्न मीटिंग हो गई क्या या एडजर्न मीटिंग विद इन 120 डेज हो गई क्या। तो तुम अपने साइड से ऐड कर दो कि अगर एडजर्न मीटिंग विद इन 120 डेज हो गई होती तो अच्छी बात है, बट इफ द फोर्थ बोर्ड मीटिंग वाज एडजर्न्ड ड्यू टू द वांट ऑफ कोरम एंड द एडजर्न मीटिंग वाज ड्यूली हेल्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, अगर वो टाइम के अंदर अंदर हो जाती है, ठीक है, 120 डेज के अंदर अंदर हो जाती है, देन द कंपनी हैज नॉट कॉन्ट्रावीन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो फिर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ, तो इसीलिए एकदम एंड डेट पे जाके, मतलब एकदम लास्ट 120th डे पे मीटिंग मत करो ना, क्योंकि अगर मान लो एडजर्न करनी पड़ गई तो नॉन कंप्लायंस में आ जाओगे, क्योंकि फिर तो वो 120 के बाद ही जाएगा, है ना। तो वो चीज आपको यहाँ पर बताई हुई है, ओके। अब इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो जो अपना नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक चीज और है, वैसे एक्स्ट्रा आपको एक बात बताई हुई है बट यहाँ पे आपको एक चीज बताइए कि जैसे मान लो हमारी जो भी मीटिंग है,
ठीक है, जैसे हमारी जो भी बोर्ड मीटिंग हुई थी, अब वो बोर्ड मीटिंग लेट्स से एडजर्न हो गई, है ना। अब वो बोर्ड मीटिंग मान लो एडजर्न हो गई टू नेक्स्ट वीक, बोर्ड मीटिंग एडजर्न हो गई टू नेक्स्ट वीक, ठीक है, पर वो हो गई, है ना, वो हो गई। तो अब जब हम अगली वाली मीटिंग के डेज काउंट करेंगे, अब जो इस मान लो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है पर ये एडजर्न हो गई नेक्स्ट वीक पे, अब जो हम इसके बाद वाली सेकेंड बोर्ड मीटिंग काउंट करेंगे तो हमें 120 डेज का गैप देखना होगा। तो अब हम जो 120 डेज का गैप देखेंगे वो ओरिजिनल से देखेंगे या एडजर्न से देखेंगे। अब वो हम देखेंगे ओरिजिनल से, क्योंकि एडजर्न मीटिंग इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम अगली वाली मीटिंग देखेंगे तो 120 डेज का गैप हम ओरिजिनल मीटिंग से ही देखेंगे, ठीक है। वही चीज यहाँ पे देखो लिखी हुई है, एडजर्न मीटिंग बीइंग कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग, द इंटरवल पीरियड शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग। तो अगर एडजर्न मीटिंग है, गैप ऑफ 120 डेज फॉर फिक्सिंग अप द डेट ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग shall be counted from the date of the original। तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आपको बस एक चीज बता दी है। बाकी अपने वाले क्वेश्चन के लिए तो मेनली ये अपना कंक्लूजन हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन 8 क्या बोला है आपसे, एक ऑडिट कमेटी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 177, उसने अपनी रिपोर्ट दी, रिकमेंडेशन दी टू द बोर्ड विद रिगार्ड टू सर्टेन मैटर्स, ठीक है। आगे सेम क्वेश्चन, बोर्ड ने रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। अब बताना है हमें क्या बोर्ड जो है अगर वो रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या ये चीज सही है, और दूसरा अगर ऐसा है कि बोर्ड ने रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे, एक बार रीड कर ही लेते हैं बिकॉज थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है ना। देखो क्या बोला है, बोर्ड की रिपोर्ट जो है उसमें बेसिकली क्या बोला कि जो बोर्ड की रिपोर्ट बनेगी सेक्शन 134(3) के अकॉर्डिंग, विच इज लेड बिफोर द जनरल मीटिंग with the financial statements of the company are placed before the member, disclose the composition of the audit committee, and where the board has not accepted any recommendation it shall also be disclosed along with the reasons therefore। तो मैंने आपको ऊपर ये चीज अलग से लिखवाई दी ना कि जो बोर्ड रिपोर्ट जाती है, बोर्ड रिपोर्ट में ये चीज लिख के बतानी होती है मेंबर्स को कि भाई ये अपनी ऑडिट कमेटी है, इसकी ये कॉम्पोजिशन है, और अगर बोर्ड ने कोई भी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं किया है तो उसके क्या रीजंस है। तो बेसिकली बोर्ड के पास पावर है नॉट टू एक्सेप्ट, लेकिन ऐसे नहीं आलतू फालतू कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, ओनली अंडर जेन्युइन सर्कमस्टांसेस एंड लेजिटिमेट रीजंस है अगर, और अगर बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये अपना यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेपिटेटिव है, मतलब ये रिपीट हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर के एंड मिस्टर एल डायरेक्टर्स हैं आरआर लिमिटेड के, इन्होंने कंपनी को बताया कि वो क्या है, अनेबल है। उन्होंने बताया अपनी इनएबिलिटी के बारे में टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग्स बिकॉज द नोटिस देयरऑफ वाज नॉट सर्व्ड ऑन देम, डिस्कस वेदर देयर इज एनी डिफॉल्ट। इसको स्टार लगाओ बिकॉज इसमें केस का रेफरेंस आएगा। देखो क्या बोला, दो डायरेक्टर्स हैं के और एल, ठीक है, ये डायरेक्टर्स हैं और इन्होंने बोर्ड को बोला कि भाई हम लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे, रीजन बीइंग हमें नोटिस ही नहीं मिला, हमें नोटिस ही नहीं मिला। तो क्या कंपनी के पार्ट पे कोई डिफॉल्ट है क्या? बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, हमने पढ़ा है कि नोटिस सबको देना होता है, तो नोटिस एवरी डायरेक्टर को जाएगा, हमने पढ़ा है ये चीज। तो अब अगर कंपनी ने किसी डायरेक्टर को नोटिस नहीं दिया तो वो ऑब्वियस ही बात है डिफॉल्ट है कंपनी का, ठीक है। देखो क्या बोला है बेसिकली कि जो भी मीटिंग होगी वो बुलाई जाएगी बाय गिविंग नॉट लेस देन 7 days नोटिस इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर एट हिज एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी, चाहे आप हैंड डिलीवरी से दो, चाहे आप पोस्ट से दो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से दो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो पेनल्टी आ जाएगी कंपनी के ऊपर, ठीक है, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी के ऊपर। अच्छा, फिर क्या बोला है, नो नोटिस वाज सर्व्ड ऑन मिस्टर के एंड मिस्टर एल, तो एवरी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल, ऑब्वियस ही बात है उसके ऊपर पनिशमेंट आ जाएगी, फाइन कितना आ जाएगा, ₹25,000। अब आपको फाइन अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या लिख देना, प्रेस्क्राइब पेनल्टी। अब क्या बोला है यहाँ पे, अब इसको ध्यान से सुनो, नाइदर द कंपनीज एक्ट nor the company's rules lay down any specific provision regarding validity of a resolution passed by the board of directors in case notice was not served to all the directors। क्या बोला, कंपनीज एक्ट ने ये बोला है कि नोटिस सब डायरेक्टर्स को जाएगा, ठीक है, बट ये कहीं नहीं बोला कि अगर नोटिस किसी डायरेक्टर को नहीं गया तो अगर हमने मीटिंग कर ली
बिना उसको नोटिस भेजे, तो क्या वो मीटिंग जो हमने की है उसमें जो भी हमने डिस्कशन या रेजोल्यूशन लिया है क्या वो वैलिड है? तो ऐसी कोई भी चीज कंपनीज एक्ट में या कंपनी रूल्स में लिखी हुई नहीं है, ठीक है। कंपनीज एक्ट में सिर्फ क्या बोला गया है कि नोटिस सबको जाएगा, पर अगर नोटिस नहीं गया तो फिर भी मीटिंग हो गई तो उसका क्या होगा? उसके लिए कंपनीज एक्ट ने कुछ नहीं बोला है, उसके लिए केस लॉ है जो कि आपको याद करना होगा, ठीक है। देखो क्या बोला है, द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ परमेश्वरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस का नाम है, ठीक है। इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, रेजोल्यूशंस पास इन द बोर्ड मीटिंग शेल नॉट बी वैलिड, नॉट बी वैलिड सिंस नोटिस टू ऑल द डायरेक्टर्स वाज नॉट गिवन इन राइटिंग। अब ऑल्दो कंपनीज एक्ट में ये चीज लिखी हुई नहीं है, कंपनीज एक्ट में चीज लिखी हुई नहीं है कि अगर मीटिंग का नोटिस नहीं दिया गया तो फिर क्या मीटिंग में जो भी चीजें हुई वो वैलिड है कि नहीं है, नहीं लिखी हुई, बट केस लॉ में बोलती है। तो जहां पे अगर कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ नहीं है पर केस लॉ आया हुआ है तो हम केस लॉ की बात मान लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको अच्छे से याद करना है कि केस लॉ ने क्या बोला है कि अगर हमने डायरेक्टर्स को बिना नोटिस दिए मीटिंग कर ली तो वो जो मीटिंग है वो वैलिड नहीं होगी। और ये भी चीज बोली है कि मान लो डायरेक्टर्स को पता है कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है, बट तब भी तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम उनको नोटिस दो। तो भले डायरेक्टर्स को पता है, इवन दो द डायरेक्टर्स न्यू अबाउट द बोर्ड मीटिंग, तभी भी मीटिंग वैलिड नहीं होगी एंड रेजोल्यूशन जो पास हुए हैं वो भी वैलिड वहां पे नहीं माने जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ना तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमें क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, क्या क्या सिचुएशन बनाई जा सकती है क्वेश्चन में। तो कंपनीज एक्ट में तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क लिखो, एकदम सेम क्वेश्चन है वही वाला। ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं की, क्या होगा? होमवर्क अब तुम देख लिया, अभी 3 बार रिपीट हो चुका है ये। नेक्स्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बेस्ट कंसल्टेंट्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन कोलकाता proposes to hold the next board meeting in the month of May. They seek your advice. Can a board meeting be held in Chennai when all the directors of the company reside at Kolkata? क्या बोला? बोर्ड मीटिंग चेन्नई में हो सकती है क्या, भले ही सब डायरेक्टर्स कोलकाता में रहते हैं? बिल्कुल, ठीक है। Is it necessary that the notice of the board meeting should specify the nature of the business to be transacted at? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, सबसे पहले कि क्या बोर्ड मीटिंग चेन्नई में हो सकती है भले ही सब डायरेक्टर्स कहां पर रहते हैं? कोलकाता में रहते हैं। बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या बोला है, हमने सब कुछ पढ़ा है कंपनीज एक्ट में कि भाई तुम्हारी जो मीटिंग है वो फिजिकली भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन्स से, तो करवा लो, कोई कहीं पर भी रहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो क्या बोला फर्स्ट वाले ए वाले क्वेश्चन का आंसर, देयर इज नो प्रोविजन अंडर विच द बोर्ड मीटिंग्स मस्ट बी हेल्ड एट एनी पर्टिकुलर प्लेस। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कंपनीज एक्ट में प्रोविजन की बोर्ड मीटिंग एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही होनी चाहिए। कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है कि भाई तुम मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हो, नोटिस वगैरह भिजवा सकते हो, मतलब ये सब कुछ चीजें हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की चीज अलाउड है ना। therefore there is no difficulty in holding the board meeting at Chennai even if all the directors of the company reside at Kolkata and registered office भी भले ही कोलकाता में है, क्योंकि होल्डिंग ऑफ अ वैलिड बोर्ड मीटिंग ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें अगर हमने मतलब सारे बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि सारे कंप्लायंसेस अगर आपने मान लिए ना, जो भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड वाले, है ना, वो अगर आपने सब कुछ मान लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले, तो फिर आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही आप चेन्नई में करना चाहते हो। सेकंड देखो क्या बोला था, सेकंड कहा था, इज इट नेसेसरी that the notice of the board meeting specify the nature of business to be transacted? क्या नोटिस में ये लिखना जरूरी है कि बिजनेस क्या क्या होने वाला है, मतलब क्या क्या काम होने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स पे रेजोल्यूशन पास होने वाला है इन द बोर्ड मीटिंग? अब आप याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था SS1 और वहां पर हमने लिखा था कि भाई एजेंडा देना इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट एज इन कंपल्सरी है विद द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो SS1 के अकॉर्डिंग एजेंडा जो जाता है जिसमें ही तो लिखा हुआ होता है कि कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है उसमें क्या क्या बिजनेस होने वाला है, क्या क्या ट्रांजैक्शन होने वाले हैं, तो एजेंडा इंपॉर्टेंट है, बट वो एज पर SS1 है। कंपनीज एक्ट ने कुछ भी क्लैरिटी इसके ऊपर नहीं दी है, तो मैं दोनों बातें लिखनी होंगी। देखो क्या बोला है यहाँ पे कि भाई वही गिवन ऑफ नोटिस नॉट लेस देन 7 days, फिर बोला है देयर इज नो प्रोविजन इन द एक्ट लिंक्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द नोटिस। एक्ट के प्रोविजन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि नोटिस के कंटेंट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है
It may be construed that notice may be interpreted as intimation of the meeting and does not necessarily include the sending of the agenda. अब ये तुम्हें क्या बोल रहा है कि क्योंकि कंटेंट्स नहीं लिखे हुए हैं तो हम ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं क्या चीज का कि भाई क्या बोला जा रहा है कंपनीज एक्ट में, ये बोला जा रहा है कि बस तुम इंटीमेट कर दो कि मीटिंग है, ये बताने की क्या ही जरूरत है कि एजेंडा भी जाएगा, है ना। मतलब ये बताने की क्या ही जरूरत है कि भाई बिजनेस क्या क्या ट्रांजैक्ट होगा। अब तुम याद करो, मैंने तुम्हें बताया था जब हमने क्लास में अपना पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग कि जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स थे SS1 बोर्ड मीटिंग का, SS2 जनरल मीटिंग का, ये आए क्यों है? ये आए ही इसीलिए हैं कि कंपनीज एक्ट में कुछ कुछ चीजों के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, जहां पर कंपनीज एक्ट साइलेंट है, जहां पर कंपनीज एक्ट एम्बिगियस है, अनक्लियर है, कुछ भी मतलब क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है ना कि एजेंडा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वहां पर SS ने आके अपनी टांग अड़ाई है और SS ने आके क्या बोला है कि ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ नहीं है तो अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं अपने, बट अभी तो SS है ना कंपलसरी, SS1 कंपलसरी है, तो अभी हमें एजेंडा भेजना होगा, ठीक है। सो ये सब पुराने आंसर्स हैं, तो इसमें सब चीजें अभी तक भी लिखी हुई हैं। अभी तो आपको जो है वो क्या करना है, ये पूरा ऐसे भी लिख दो, बट मेजरली देखो यहाँ पे आएगा। However, considering the importance of the board meetings and the responsibilities placed on the director for decision taking, it is inevitable for them to be properly prepared and informed about the items to be discussed at the meeting. वही चीज है, तुम किसी को ऐसे ही बोल दो, मैं तुम्हें बोल दूं कल क्लास है, ठीक है, अब तुम ये तो पूछोगे ना किसकी क्लास है, क्या करवाओगे, क्या डिस्कशन है, कैसे है, क्या है, तो तुम पूछोगे वरना तुम क्यों ही आओगे क्लास में, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, डायरेक्टर्स को भी तो आपको बताना जरूरी है ना कि भाई ये टॉपिक पे हम मीटिंग में डिस्कशंस करेंगे, ताकि वो ये डिसाइड कर पाए कि हमारा आना जरूरी भी है क्या, और अगर हम आएंगे तो प्रिपेयर करके आएंगे ना कि भाई क्या क्या बोलना है हमें, क्या क्या हमें क्वेरीज जो रेस करनी है, बताओगे नहीं तो क्या करने आएंगे हम वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला, एज इंपॉर्टेंट मार्क करो, एज अ मैटर ऑफ गुड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस नोटिस शुड इंक्लूड फुल डिटेल्स पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। बोल दिया कि एज अ मैटर ऑफ गुड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस, ठीक है, अच्छी चीज करनी है हमें। कंपनीज एक्ट ने नहीं बोला है तो ये नहीं कि तुम करोगे ही नहीं, तभी SS आया था, है ना। और क्या बोला आगे, आर्टिकल्स मैंडेटरी कर सकते हैं, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है। However, as per SS1, agenda setting out the business to be transacted at the meeting and the notes on agenda shall be given to the directors at least 7 days before। मतलब मीटिंग के नोटिस के साथ एजेंडा भी जाएगा क्या? यस, एजेंडा भी जाएगा। और ये किसने कंपलसरी करा है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1, ठीक है। चलो अब इसके बाद में आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी 2-3 बार आई थिंक पूछा गया है कि नोटिस जो है वो इनको भी जाएगा क्या। अब तुम्हें तो आंख बंद करके याद रखना है, नोटिस हर डायरेक्टर को जाएगा, वो चाहे कोई भी डायरेक्टर है, चाहे वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो क्या हो गया, वो वोटिंग नहीं कर पाएगा वहां पे, बट नोटिस तो मीटिंग का दोगे, अटेंड तो वो कर ही सकता है मीटिंग को, कोरम में काउंट नहीं होगा, वोटिंग नहीं कर पाएगा उस मैटर पे, बट नोटिस तो जाएगा, बिकॉज कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है, नोटिस शुड बी सेंड टू एवरी डायरेक्टर, तो जाएगा यस। जिस डायरेक्टर ने बोल दिया है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम बताओ ना, हमारी ड्यूटी तो क्या है तुम्हें बताने की, बताना पड़ेगा, जाएगा नोटिस। डायरेक्टर हु हैज गॉन अब्रॉड फॉर लेस देन 3 months, बिल्कुल अब्रॉड गया तो क्या हो गया, ही कैन अटेंड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो इसको भी नोटिस जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। तो सबको नोटिस जाएगा, इसको आप एक बार रीड कर लेना। इसके बाद देखो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला है क्वेश्चन 13, ऑडिट कमिटी टू बी फॉर्म्ड बाय ईच एंड एवरी कंपनी एंड ऑडिटर हैज राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ सच ऑडिट कमिटी। क्या हर कंपनी को ऑडिट कमिटी बनानी है? लिमिट्स पढ़ी है ना हमने सेक्शन 177 में, है ना, लिमिट्स आप लोग यहाँ पे लिख दो, तो एवरी लिस्टेड कंपनी तो आ ही जाएगा ये रहा। और इसके अलावा हमने लिमिट्स पढ़ी थी पब्लिक कंपनीज के लिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए, पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ या मोर, टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ या मोर, आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोविंग्स और डिबेंचर्स वगैरह एक्सीडिंग 50 करोड़ और, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला है, ऑडिटर के पास राइट टू वोट होगा क्या, यही क्वेश्चन है ना। हाँ, क्या ऑडिटर के पास राइट टू वोट होगा? नहीं, राइट टू वोट किसके पास होता है, जो कमेटी के मेंबर्स हैं। राइट टू वोट ऑडिटर के पास क्यों होगा, उसके पास राइट टू बी हर्ड होगा, मतलब ऑडिटर की बात सुनेगी कमेटी, बट वो वोटिंग थोड़ी कर पाएगा वहां पे। द ऑडिटर शेल हैव द राइट टू बी हर्ड एट द मीटिंग्स बट शेल नॉट हैव द राइट टू वोट, ठीक है। चलो
तो विद दिस जो अपने सारे सीएमए के पास एग्जाम क्वेश्चंस है इस चैप्टर में से वो तो अपने हो चुके हैं कंप्लीट। अब इसके बाद में हमें देखने हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब जो एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चंस है ना वो भी आप ये मानो कि सिमिलर ही क्वेश्चंस है, ठीक है, बिकॉज अपने बहुत सारे जो क्वेश्चन सीएमए के एग्जाम्स में आए हैं वो सिमिलर रेफरेंस लिया गया है जो सीएस में आए हुए हैं और सीए में आए हुए क्वेश्चंस है। तो बहुत कुछ अलग या नए क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे, थोड़ी बहुत चीजें एक दो पॉइंट्स आपको डिफरेंट लग सकता है, ठीक है। देखो क्या बोला है सबसे पहले, स्टेट वेदर, क्या बोर्ड मीटिंग कहीं पर भी हो सकती है? अभी पढ़ा है हमने, यस, बोर्ड मीटिंग अपनी कहीं पर भी हो सकती है। बोर्ड मीटिंग ऑफ अ कंपनी टू बी हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑन अ डे दैट इज नॉट अ पब्लिक हॉलिडे। क्या फालतू की बात बोली है, ऐसा हमने कहीं पढ़ा क्या? नहीं। देखो क्या बोला, जो कंपनी की ये सब जो चीजें ये एजीएम पे थी, है ना, एनुअल जनरल मीटिंग पे थी, बोर्ड मीटिंग में ये सब प्रोविजंस नहीं है। तो एजीएम टू बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स 9 to 6 ऑन अ डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलिडे, ऐसा कोई भी प्रोविजन जो है वो जो एजीएम पे लग रहा था ऐसा कोई भी प्रोविजन बोर्ड मीटिंग पे नहीं लग रहा। नो सच सिमिलर प्रोविजन फॉर होल्डिंग बोर्ड मीटिंग, हेंस बोर्ड मीटिंग मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस कन्वीनियंट इवन आउटसाइड द बिजनेस आवर्स, ठीक है। डायरेक्टर्स उनको जब सूटेबल लगता है वो तब मीटिंग कर सकते हैं, इवन ऑन अ नेशनल हॉलिडे। जो ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग है वो तो नेशनल हॉलिडे पे भी हो सकती है, बट जो एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग है वो नेशनल हॉलिडे पे नहीं हो सकती। आ गया याद? और अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज, अगर आर्टिकल्स में लिख रखा है हमने, देखो एक्ट तो मना नहीं करता कि आप नहीं कर सकते, आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि मत करो तो फिर ठीक है, देख लेना। और यहाँ पे तो पब्लिक हॉलिडे लिखा हुआ है, पब्लिक हॉलिडे तो कहीं पर भी मना नहीं है, ठीक है। मना भी अगर कहीं पर कुछ है तो वो मना क्या है, नेशनल हॉलिडे, है ना, जो अपने तीन आते हैं, पब्लिक हॉलिडे संडे वगैरह वो तो कहीं पर भी मना वैसे भी नहीं है। चलो इसके बाद देखो क्या बोला है कि एक कंपनी में 6 डायरेक्टर्स हैं, उसमें से 5 आर फॉरेनर्स एंड दे रिसाइड इन अमेरिका। उनको एक बोर्ड मीटिंग कन्वीन करनी है बट 5 डायरेक्टर्स प्री ऑक्यूपाइड हैं और वो इंडिया ट्रैवल करके नहीं आ सकते हैं। तो क्या, कोई बात नहीं है, किससे कर लो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, ठीक है, उससे कर लो। तो ये सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। विल द सेम रूल्स अप्लाई इन केस द कंपनी वांट्स टू अप्रूव एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सेम क्वेश्चन आ गया क्या जो हमने ऊपर पढ़ा था, वहां पर भी ऐसा ही था बट सेम नहीं था एग्जैक्टली, लैंग्वेज चेंज थी या सिचुएशन सेम थी, बट पूछा तो यही था ना कि क्या कंपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऐसी मीटिंग करवा सकती है जिसमें कंपनी अप्रूव करवा रही है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने पढ़ा अमेंडमेंट से पहले नहीं करवा सकती थी, अभी तो अमेंडमेंट चला गया, मतलब सॉरी अमेंडमेंट आने के बाद में वो रूल जो था वो चला गया। दैट मीन्स वो जो हमें सारे जो सिचुएशंस या ट्रांजैक्शंस गिवन थे जो पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकते थे, क्या वो अब हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम ही है, तो आपको लिख देना है कि भाई जो भी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा क्या बोला है, जो डायरेक्टर्स इससे आएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इलेक्ट्रॉनिक मोड से वो कोरम में भी काउंट होंगे, है ना, ठीक है, वो सारी चीजें। एंड देन जो अपना रूल 4 था जो बोलता है मैटर्स नॉट टू बी डेल्ट विद थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो सब कुछ अभी डिलीट हो चुका है। तो इसीलिए हम ट्रांजैक्ट कर सकते हैं कोई सा भी मैटर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो चाहे अप्रूवल वाली चीज हो वो भी हो सकती है। ओके नेक्स्ट आ जाओ, शॉर्टर नोटिस का हमने प्रोविजन पढ़ा है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, बोर्ड मीटिंग ऑफ अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी वाज कॉल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस टू ट्रांजैक्ट एन अर्जेंट बिजनेस। कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं अटेंड कर पाया। अब याद करो अगर कोई अर्जेंट बिजनेस होता है तो शॉर्टर नोटिस से मीटिंग कॉल की जा सकती है, पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीटिंग में होना जरूरी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। पर मान लो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आ पाया तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, है ना, उसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अप्रूवल हमें चाहिए। देखो वो सब कुछ लिखा हुआ है कि मीटिंग शेल बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन, नॉर्मली कितना होता है, मिनिमम 7 डेज का नोटिस जाता है। शॉर्टर नोटिस हम भेज सकते हैं ओनली ऑन द कंडीशन दैट एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी अगर कंपनी में है तो वो प्रेजेंट होना जरूरी है। लेकिन मान लो अगर वो नहीं आया तो जो भी हमने डिसीजन लिया है मीटिंग पे वो हम सबको सर्कुलेट करेंगे ऑल द डायरेक्टर्स को, और वो फाइनल तभी माना जाएगा जब उसको एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेटिफाई कर देगा, मतलब अप्रूवल कंफर्मेशन दे देगा कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। Accordingly, all decisions shall be final only when circulated to all the directors and shall be final only on ratification by at least 1 independent director, ठीक है।
तो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको ये डायरेक्टली लिखवाया हुआ है ना सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्या बोला है, एक कंपनी है जॉली रिटेल्स लिमिटेड, इसने नोटिस इशू किया फॉर द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑन 5 जून एट इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस। ठीक है भाई, नोटिस दे दिया। कब नोटिस दिया है, सॉरी मीटिंग कब शेड्यूल्ड है, मीटिंग शेड्यूल्ड है 5 जून को। ओके, एक डायरेक्टर ने क्या बोला कि भाई मैं कैसे आऊंगा मीटिंग में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आऊंगा। सेक्रेटरी ने बोला कि भाई नहीं, मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं होगी, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। और डायरेक्टर कंपनी को इंसिस्ट भी नहीं कर सकता, फोर्स भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता कि कंपनी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। क्या सेक्रेटरी सही बोल रहा है, बताओ? बिल्कुल नहीं। कंपनीज एक्ट ऑप्शन देता है ना डायरेक्टर को कि भाई तुम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर सकते हो। तो अगर डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करना चाहता है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, वो बोल सकता है बिल्कुल। तो सेक्रेटरी बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले तो आपको वही चीज लिख देनी है कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पार्टिसिपेट किया जा सकता है, प्रोविजन सेम टू सेम आ जाएगा। और अगर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ भी रहा है तो क्या वो कोरम में काउंट होगा? एब्सोल्युटली शैल बी काउंटेड फॉर कोरम आल्सो, अनलेस दे आर एक्सक्लूडेड। मतलब इंटरेस्टेड वाले हैं तब तो ठीक है, हटा दो, नॉर्मली तो काउंट होंगे ना। तो यहाँ पे एक केस लॉ भी हुआ था, उसमें एनसीएलटी ने क्या बोला था कि अगर डायरेक्टर्स चाहते हैं तो वो कंपनी को बोलेंगे कि हमें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करो, और कंपनी इज बाउंड टू प्रोवाइड। मतलब कंपनी के ऊपर कंपल्जन है। अगर कोई डायरेक्टर ने बोल दिया कि भाई मैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही आऊंगा, तो कंपनी जो है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, ठीक है, टू द डायरेक्टर। तो इसीलिए जो कंपनी है इज बाउंड टू प्रोवाइड नेसेसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज, ठीक है। चलो, तो ये अपना यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन 17 अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में आ जाओ, एक्स एक कंपनी सेक्रेटरी है, उसका ओपिनियन है कि नोटिस एजेंडा नोट्स ऑन एजेंडा शुड बी सेंड ओनली टू द ऑल्टरनेट डायरेक्टर एंड नॉट टू द ओरिजिनल डायरेक्टर। हमने कंसेप्ट पढ़ा है ओरिजिनल डायरेक्टर का और ऑल्टरनेट का। ओरिजिनल जो कि इंडिया से बाहर जाता है 3 महीने और मोर के लिए, और उसकी प्लेस पर अगर हम किसी को अपॉइंट कर रहे हैं कंपनी में, तो दैट इज व्हाट, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। मैंने भी आपको ऊपर बताया था, नोटिस हर डायरेक्टर को जाएगा, कोई सा भी हो। तब ओरिजिनल है तो उसको भी जाएगा, और ऑल्टरनेट है तो उसको भी जाएगा, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि अभी ओरिजिनल को नहीं जाएगा, ऑल्टरनेट को जाएगा। जब पूरी फैसिलिटीज है, अब ओरिजिनल है तो वो ऑब्वियस इंडिया के बाहर है, तो क्या हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो अलाउड है ही ना, तो उसको भी जाएगा, ठीक है। तो नोटिस जाएगा, ये वाला पॉइंट सेम लिखा हुआ है। तो क्या बोला, नोटिस एजेंडा नोट्स वगैरह ये जो है ओरिजिनल डायरेक्टर को भी जाएंगे, इवन इफ दीज हैज बीन सेंट टू ऑल्टरनेट। भले ही आपने ऑल्टरनेट को भेजा हो, फिर भी ओरिजिनल डायरेक्टर भी तो आपकी कंपनी का डायरेक्टर है, हटा थोड़ी दिया हमने उसको, उसको भी जाएगा, ठीक है। चलो, किस तरीके से जाएगा, अब ऑब्वियस है वो बाहर है तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से उसको भेज दे, तो मोड वगैरह कंपनी डिसाइड कर लेगी, बट जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, राजदीप, जो भी स्पेलिंग लिखी हुई है राजदीप ही है, एन गलती से आ गया है। राजदीप, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इंटीमेटेड हिज विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन अ मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, वही सेम चीज बोली है, और उसने अपना इंटेंशन डिक्लेयर कर दिया कि भाई वो क्या करेगा, मीटिंग अटेंड करेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन जुलाई 21। मतलब मीटिंग कब होने वाली है, अगस्त 21 में, और उसने इंटीमेशन कब दे दिया, जुलाई 21 में। चेयरमैन ने उसको क्या बोला, चेयरमैन ने उसको ये बोला कि भाई तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था कम से कम 3 महीने इन एडवांस। मतलब अगर मीटिंग अगस्त में है तो तुम जुलाई में नहीं बता सकते हो, तुम्हें 3 महीना पहले ही बताना होगा। अच्छा, ठीक है, अब तुम्हें बताना है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कि चेयरमैन वैलिड बोल रहा है क्या, और क्या राजदीप अटेंड कर सकता है क्या बोर्ड मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अगस्त थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, मतलब देखो चेयरमैन ने क्या बोला उसको, चेयरमैन ने उसको बोला कि भाई तुम कितने महीने पहले इंटीमेट करो, कम से कम 3 महीने पहले इंटीमेट करो। तो क्या ये चीज कंपलसरी है क्या 3 महीने पहले इंटीमेट करना, नहीं, ठीक है। देखो क्या बोला यहाँ पे, डायरेक्टर कैन अटेंड द बोर्ड मीटिंग इलेक्ट्रॉनिकली, और ये हमने प्रोविजन पढ़ा था कि वो चाहे डायरेक्टर तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर बता सकता है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूंगा, ठीक है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर ही मे लिखा हुआ है, शेल नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कंपलसरी बताना ही पड़ेगा, मे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ही मे communicate his intention to participate through video conferencing
और जो भी वो कम्युनिकेशन दे रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, वो वैलिड रहेगा फॉर 1 ईयर। और अगर वो इंटीमेट नहीं करता है तो हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि डायरेक्टर इन पर्सन आएगा, फिजिकली अटेंड करेगा मीटिंग को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है, एज पर SS1 जो नोटिस वगैरह है उसमें लिखा हुआ होता है, हमने पढ़ा है कि नोटिस में लिखा हुआ होता है कि डायरेक्टर के पास ऑप्शन है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग वगैरह जो है वो अटेंड कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है उसके रिगार्डिंग की कैसे वोटिंग करना है, कैसे अटेंड करना है, वो सब कुछ नोटिस में लिखी हुई रहती है। तो अगर एक डायरेक्टर चाहता है पार्टिसिपेट करना तो वो अपना इंटेंशन जो है चेयरमैन को या CS को बता देगा। ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे कि डायरेक्टर अगर जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पार्टिसिपेट करना चाहता है तो ही शैल गिव प्रायर इंटीमेशन sufficiently in advance so that the company is able to make suitable arrangements in this behalf। ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे कि ठीक है, थोड़ा सा पहले आप बता दो ताकि कंपनी प्रॉपर आपके लिए अरेंजमेंट्स वगैरह कर पाए। तो अगर डायरेक्टर चाहता है तो सफिशिएंटली इन एडवांस है ना, कि भाई इतना पहले बता दो कि हाँ कंपनी के पास टाइम है अरेंजमेंट करने का। अब देखो एक केस हुआ था रूपक गुप्ता का, उसमें क्या बोला यहाँ पे, इट डज नॉट इंटेंड, सॉरी मतलब जो ये रूल की हम बात कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा पहले बता दोगे तो मतलब बता देना चाहिए या जैसा भी है, या 1 साल पहले वाली चीज जो हमने पढ़ी उस रूल की बात कर रहा है ये, कि इट डज नॉट इंटेंड टू से, नॉट इंटेंट है ना, ध्यान से सुनना, इट डज नॉट इंटेंड टू से if an intimation to participate through electronic mode is not given at the beginning of the year, the directors are not entitled to participate in any meeting through electronic mode। इसका मतलब कि ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट पढ़ा ऊपर कि वो 1 साल पहले बताना चाहे तो बता सकता है ना, इसका मतलब क्या हम इसके ऊपर कंपलसरी रिक्वायरमेंट लगा रहे हैं कि भाई बताना ही पड़ेगा? नहीं। तो ये चीज यहाँ पे इसने ये बोली है कि भाई ये कंपलसरी नहीं कर रहा कि बताना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर डायरेक्टर ने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में नहीं बताया कि भाई मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही आऊंगा तो वो बाद में जाके अटेंड ही नहीं कर सकता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, ऐसा नहीं है। Therefore, director does not give intimation at the beginning of the calendar year. He can still attend through video conferencing, and preventing him from appearing through video conferencing is improper। तो भले ही उसने पहले नहीं बताया है साल के बिगिनिंग में या जैसा भी है, फिर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर सकता है और उसको रोकना इज इम्प्रॉपर, गलत है। तो अकॉर्डिंगली जो एक्शन है चेयरमैन का इज नॉट वैलिड एंड राजदीप कैन पार्टिसिपेट इन द बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल दिया है कि वो अटेंड कर सकता है और चेयरमैन गलत बोल रहा है, सही बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, अब देखो ये भी सिमिलर सा ही है। एक डायरेक्टर है, इंडिया छोड़कर गया था फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। उसने बोर्ड को बताया था कि वो अगले 6 महीने तक अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ड्यूरिंग हिज एब्सेंस 3 बोर्ड मीटिंग्स हुई थी कंपनी में एंड उसको नोटिस नहीं भेजे गए। तो क्या ये सही है? अब देखो हमने ऊपर बात की थी कि भले कोई डायरेक्टर ये बता भी देगा कि मैं नहीं आऊंगा, बट तब भी तुम्हारी तो ड्यूटी बनती है कि तुम उसको नोटिस भेजो। वो आए ना आए वो उसकी मर्जी है, कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो उसको नोटिस भेजे। ठीक है, तो वो वाले आपको सारी चीजें यहाँ पे लिख देनी है कि नोटिस जाएगा। प्रोविजन भाई सेम सेम चलेगा, मैं वापस से उसको रीड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मीटिंग का नोटिस जाएगा। अगर कोई भी डायरेक्टर अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करता है, नोटिस नहीं भेजता है, हमने ऊपर भी पढ़ा था, पेनल्टी आ जाएगी 25,000 की। ठीक है, और इवन नोटिस तब भी जाता है जब हम प्री डिटरमाइंड डेट्स पे या इंटरवल्स पे, मतलब पहले से बता रखा है कि मीटिंग कब कब होगी, तब भी नोटिस देना जरूरी है। और नोटिस इंपॉर्टेंट, नोटिस उस डायरेक्टर को भी जाएगा भले ही उसने बोल दिया हो कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, उसको तब भी जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी डायरेक्टर को नोटिस नहीं गया, तो हमने पढ़ा ही था ना ये वाला केस ऊपर परमेश्वरी वाला, तो अगर किसी भी डायरेक्टर को नोटिस नहीं गया तो वो चीज इनवैलिड है, मीटिंग ही इनवैलिड है, और वहां पर पास होने वाला हर रेजोल्यूशन इनऑपरेटिव है। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर भी स्टार मार्क करवाया था, यहाँ पर भी ये सेम चीज आ गई। ठीक है, सो आगे क्या बोला है, नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग वाज रिक्वायर्ड टू बी गिवन डिस्पाइट ही वाज नॉट अवेलेबल इन इंडिया एंड ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज नॉन अवेलेबिलिटी। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज वही है, जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है वो नल एंड वॉइड है, और एवरी ऑफिसर लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹25,000। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्वेश्चन कोई बहुत डिफरेंट नहीं आ रहे, सिमिलर है, बस लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में देखो क्या बोला है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहां पे बेसिकली नोटिस के रिगार्डिंग ही आपसे अलग अलग कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं।
पहले आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डेट बिफोर विच नोटिस नीड्स टू बी सर्व आइदर बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड और बाय पोस्ट। ठीक है, अब ये पोस्ट वाला एक्स्ट्रा टॉपिक है। देखो क्या बोला, नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो अपना नोटिस है वो 7 डेज पहले जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी मीटिंग कब है, मीटिंग है 12 दिसंबर 2022 को, तो जो नोटिस है वो 7 दिन पहले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ना कि जो नोटिस है बोर्ड मीटिंग का शेल बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 7 डेज नोटिस टू एवरी डायरेक्टर। ठीक है, 7 डेज बिफोर। अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है जो कि आप स्टार लगा लेना। देखो नॉर्मली जो अपना नोटिस जा रहा है 7 डेज का नोटिस जाएगा, बट अगर नोटिस जाता है बाय पोस्ट, अगर नोटिस कैसे जाता है बाय पोस्ट, तो पोस्ट से जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है टाइम लगाएगा। तो अगर नोटिस बाय पोस्ट जाता है तो हम 2 दिन एक्स्ट्रा और काउंट करते हैं। देखो क्या बोला, बेसिकली 7 डेज पहले जाएगा, बट अगर कंपनी सेंड्स द नोटिस बाय स्पीड पोस्ट और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या बाय कोरियर, मतलब अल्टीमेटली पोस्ट के थ्रू जा रहा है, तो एडिशनल 2 डेज शेल बी एडेड फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस। ऐसे तो है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो मैंने अभी मेल किया तुम्हारे पास में अभी आ जाएगा, बट अगर मैं पोस्ट करूंगी तो वो पहुंचने में भी तुम्हारे पास टाइम लगेगा, तो इसका मतलब उसके 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कंपनी जो है वो बोर्ड मीटिंग हेल्ड करना चाहती है 12 दिसंबर को, ठीक है, तो वो जो नोटिस भेजेगी वो कब भेजेगी, सेंड ऑन और बिफोर 3 दिसंबर इफ द नोटिस इज सेंड बाय हैंड डिलीवरी और पोस्ट, और अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो सेंड ऑन और बिफोर 5 दिसंबर। अब देखो बेसिकली क्या बोला, 12 दिसंबर है। ठीक है, 12 दिसंबर है तो इससे आपको 7 डेज का गैप होना चाहिए, इसमें आपको 7 डेज का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे कि नोटिस आपका जो है वो कब जाएगा, 5 दिसंबर को। तो 5th 6th 7th 8th 9th 10th और 11th। ठीक है, बेसिकली ये तो आपको याद होगा कि मीटिंग का डेट हम काउंट नहीं करते हैं, बट नोटिस का डेट काउंट होता है क्योंकि बोर्ड मीटिंग है। ठीक है, तो इसीलिए 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 7 दिन हो गए। अच्छा, बाय पोस्ट जाएगा ना तो 5th को नहीं जा सकता, देखो क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 7 डेज का। अगर बाय पोस्ट गया तो हम ये मानते हैं कि 2 दिन और लग जाएंगे पहुंचने में, तो अगर हम 5 को भेजते तो नोटिस तो कब पहुंचता, 7 को, तो अभी 7 8 9 10 11 5 दिन का गैप बचता, बट गैप कितना बचना चाहिए था, 7 डेज का, इसीलिए हम उसको 2 दिन और पहले भिजवाएंगे। मतलब अगर ये बाय पोस्ट गया तो ये कब जाएगा, 3 दिसंबर को। अब 3 को गया ये, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, 3 और 4 तो वैसे पहुंचने में लग जाएंगे। ठीक है, तो 2 दिन तो पहुंचने में लग गए, 3 और 4। अब 5 से लेके और 11 तक 7 दिन हो गए ना। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा चीज है, इसको आप लिख लेना, ऐड कर लेना। ठीक है, ये अपने स्टडी मैट में गिवन नहीं है ये सारी चीजें, बट फिर भी आपसे एग्जाम में एक बार ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार स्टार लगा लो और इसको देख के जाना क्वेश्चन को। चलो, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था अभी पहले वाले क्वेश्चन में, कि अगर कंपनी की प्रीडिटरमाइंड डेट्स है, मतलब पहले से डिसाइड कर रखा है कि मीटिंग किस किस डेट पे होगी, बट स्टिल क्या कंपनी को तब भी नोटिस भेजना पड़ेगा, एब्सोल्युटली। ठीक है, भले ही आपने पहले डिसाइड कर रखा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर SS1 के अकॉर्डिंग अगर आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है, फिर भी जो नोटिस है वो जाएगा एज पर द डेट्स मेंशन्ड अबव, भाई 3 दिसंबर को या 5 दिसंबर को, जैसा भी है नोटिस जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, अर्जेंसी है अगर कोई, तो क्या जो है कंपनी शॉर्टर नोटिस भेज सकती है। हाँ, पूरा प्रोविजन लिखना पड़ेगा आपको कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इफ एनी, तो उसका प्रेजेंट होना जरूरी है, नहीं है तो हम सबको भिजवाएंगे, सर्कुलेट करेंगे, और रेटिफाई होना चाहिए बाय 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, है ना। वही सारी सेम चीजें यहाँ पे आपकी आ जाएगी ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सब चीजें, एब्सेंस है तो सर्कुलेट करो, जो मैं ऊपर अभी सारा पढ़ा है, सेम चीज है। चलो अब देखो क्या है फोर्थ वाला, कुड द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग बी इशूड या सेंड बाय एनी पर्सन इन द कंपनी टू डायरेक्टर्स। देखो बेसिकली जो नोटिस होता है वो कौन भेजता है, CS, है ना। अगर CS है तो वो भेजेगा, और CS नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर ऑथोराइज भेजेगा। तो नोटिस शेल बी इशूड बाय CS, और वेयर देयर इज नो CS एनी डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज बाय द, सिंपल है। ठीक है, चलो इसके बाद में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, इज अ फॉरेन कोलैबोरेटर इन ABC लिमिटेड। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट। ओके, तो ये जो XYZ है ये इंडिया में एक फॉरेन कोलैबोरेटर है। अब क्या बोला, इसके पास मतलब इस कंपनी
के पास में इंडिया वाली कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है? 49%। मतलब ये कंपनी इंडिया वाली कंपनी में 49% की शेयर्स होल्ड करती है। नाउ जो बोर्ड मीटिंग्स है एबीसी, जो इंडिया वाली कंपनी है, वो कहाँ पे होती है? इंडिया में ही होती है। और कभी कभी जो मीटिंग्स होती है वो बहुत ही शॉर्टर नोटिस पे भी होती है, ठीक है। और उस केस में जो नोटिस वगैरह होते हैं वो ईमेल से भी भेज दिए जाते हैं। तो क्या दिक्कत होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वही सारे प्रोविजन वापस से लिखने इलेक्ट्रॉनिक मोड वाले, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोला है यहाँ पे? शॉर्टर नोटिस पर भी बुला सकती है कंपनी, वो पूरा प्रोविजन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो पूरा आपका आ जाएगा। ईमेल से भी हम जो नोटिस है वो भेज सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ परमिसेबल मोड ऑफ डिलीवरी एंड कैन बी रिजॉर्टेड टू विदाउट एनी हिंड्रेंस। ईमेल से भी अगर आप नोटिस भेजते हो तो क्या ही प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। और आर्टिकल्स में भी ये सब चीजें लिखी हुई हैं तो और अच्छी बात है, कोई भी इलीगैलिटी तो वैसे भी नहीं है। अगर कंपनी में कोई फॉरेन कोलैबोरेटर भी है तब भी उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है ना। तो शॉर्टर नोटिस से देना और ईमेल से देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रेजेंस वगैरह जो है, कोरम वगैरह, वो होना इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना इंपॉर्टेंट है, बस। तो जो बेसिक सारे प्रोविजन लगते हैं वो तो आपको मानना ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो ये क्या बोल रहा है आपको, जो अपना जेके जो लिमिटेड है उसमें 10 डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड मीटिंग हुई थी 19 अक्टूबर 23 को, जिसमें 2 डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं इन पर्सन, एक डायरेक्टर आता है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Remaining directors were interested and hence did not participate in the meeting, ठीक है। ऑडिटर ने बोला कि भाई कोरम प्रेजेंट नहीं है। अब आपको ये बताना है कि कोरम प्रेजेंट है या नहीं है। अब क्या बोला यहाँ पे? मीटिंग हुई, 2 डायरेक्टर्स इन पर्सन आते हैं, फिजिकली काउंट होंगे। एक डायरेक्टर वीडियो कॉल से आता है, वो भी काउंट होगा। मतलब 10 डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से 2 यहाँ पर आ गए और 1 यहाँ पे आ गया, मतलब 3 लोग आ गए, ठीक है। और बाकी के लिए क्या बोल रहा है? बाकी लोग रिमेनिंग जो 7 है, मतलब वो इंटरेस्टेड है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा? कोरम निकालना होगा। तो आप कोरम कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। वही वाला पूरा आपका जो प्रोविजन है वो आ जाएगा, है ना। कोरम कैलकुलेट कर लो, कितना है टोटल? 10 है ना, तो कोरम कितना आ जाएगा? 4। और कितने प्रेजेंट है? 3। तो क्या कोरम प्रेजेंट है? नो। सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रेफरेंस टू वर्चुअल मीटिंग। अभी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक मोड तो हम जानते हैं क्या होता है, आपको उसको पूरा एक्सप्लेन कर देना है। वही ऑडियो विजुअल मीन्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम जो मीटिंग अटेंड करते हैं, जिसमें जितने पर्संस होते हैं पार्टिसिपेटिंग इन अ मीटिंग टू कम्युनिकेट कॉन्करेंटली विद ईच अदर विदाउट एन इंटरमीडियरी एंड टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली, खुद से इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फैसिलिटी के थ्रू। बेसिक है ये तो। एक ये टॉपिक है रोल कॉल, अगेन एक एक्स्ट्रा टॉपिक है बट आपको पता होना चाहिए। देखो रोल कॉल का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से क्या कर रहा है? मीटिंग को अटेंड कर रहा है, तो हम उसकी एक तरीके से अटेंडेंस ले रहे हैं कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आप आए हो। फिजिकली कोई जा रहा है तो आप अटेंडेंस लग जाती है वहां पे, बट कोई इलेक्ट्रॉनिकली आ रहा है तो हम उसको मतलब बेसिकली कि हाँ वो आया है एक्नॉलेज कर रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, रोल कॉल इज नथिंग बट आइडेंटिफाइंग एंड कंफर्मिंग द अटेंडेंस ऑफ द डायरेक्टर हु इज पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। अब बेसिकली क्या बोला? एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग अ रोल कॉल शैल बी टेकन बाय द चेयरपर्सन when every director participating through video conferencing or other audiovisual means shall state the following। क्या बोला कि जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगी तो एक रोल कॉल लिया जाएगा। रोल कॉल बेसिकली एक सिंपल अटेंडेंस मान लो आप, जो कि कौन लेता है? चेयरमैन, जो कि कब लेता है? एट द स्टार्ट या कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, जिसमें जो भी डायरेक्टर जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से आया है वो क्या क्या चीजें बताएगा और चेयरमैन उसको रिकॉर्ड करेगा। वो अपना नाम बताएगा डायरेक्टर, लोकेशन बताएगा कि वो पार्टिसिपेट कहाँ से कर रहा है, इंडिया में कहीं पर है या इंडिया के बाहर कहीं पर है। ये बोलेगा कि भाई हाँ मुझे एजेंडा और रेलेवेंट जो मटेरियल है, डॉक्यूमेंट या व्हाटएवर मीटिंग के लिए वो मुझे मिल चुका है। और ये बताएगा कि भाई उसके अलावा कोई भी दूसरा पर्सन नहीं है रूम में जो मीटिंग को सुन रहा है, मतलब वो अकेला ही है। ऐसा नहीं है कि वो 10 लोगों को सुना रहा है या कोई कॉम्पिटिटर वगैरह उसके साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो वन अदर देन द डायरेक्टर इज अटेंडिंग और हैविंग एक्सेस, ठीक है। जो भी है कोई और नहीं है, वही अकेला मीटिंग को अटेंड कर रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं बेसिकली उसे बतानी होंगी, ठीक है। कब बतानी होंगी? जब जो अपना चेयरमैन है वो क्या ले रहा होगा? रोल कॉल ले रहा होगा, अटेंडेंस ले रहा होगा। ओके, इसके बाद में हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब देखो जो अपना क्वेश्चन नंबर 25 है
वो क्या बोल रहा है, एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट वेदर नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू द फॉलोइंग पर्संस। अगेन सेम आ गया, ऑल्टरनेट को जाएगा क्या, यस। इंटरेस्टेड को जाएगा क्या, यस। जिसने बोल दिया मैं नहीं आ पाऊंगा उसको जाएगा क्या, यस। जिसने बोल दिया कि भाई मैं अब्रॉड जा रहा हूँ फॉर लेस देन 3 मंथ्स जाएगा क्या, यस। ठीक है, तो होमवर्क क्या खुद करना है, क्या ही खुद करना है, सेम क्वेश्चन है, रीड करनी है लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सेम सा ही है, कोरम वाला है। द बोर्ड ऑफ द कंपनी हैड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 12, देयर वाज अ वैकेंसी ऑफ 2 डायरेक्टर्स। अब एक बात बताओ, क्या टोटल स्ट्रेंथ में जिनकी पोजीशन वेकेंट होती है हम काउंट करते हैं? तो क्या हम इसको 14 काउंट करेंगे? नहीं, वैकेंसी है तो वो भाड़ में जाए, हमें तो टोटल काउंट करना है। टोटल कितना है, 12, तो कोरम किसके अकॉर्डिंग निकलेगी, 12 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोरम निकाल लो। फर्स्ट क्वेश्चन, 9 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं, तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा कोरम। पर्टिकुलर मीटिंग में 6 ने पार्टिसिपेट किया और 3 ने पार्टिसिपेट किया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग and is in the attendance register meant for board meeting whether directors participating through video या audio visual means will be entered। अभी हमने ऊपर रोल कॉल में पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वाले होते हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स, उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है ना, उनकी भी अटेंडेंस ली जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ बिकॉज ये एकदम सेम क्वेश्चन है जो हमने किया है। ठीक है, तो अभी आई होप आप कर सकते हो। बस ये एक चीज थी, वैकेंसी वाली पॉइंट है, तो वैकेंसी टोटल डायरेक्टर्स है वैसे भी काउंट नहीं होगी, तो हम इसको 14 मानकर नहीं करेंगे, हम इसको 12 मानकर ही कोरम निकालेंगे। ठीक है, चलो देखो, ये रहा एक पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना। टोटल स्ट्रेंथ शेल नॉट इंक्लूड डायरेक्टर्स हुज प्लेस आर वेकेंट। बाकी आप लोग खुद कर सकते हो। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूनलाइट लिमिटेड हेल्ड इट्स बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स, वीडियो रिकॉर्डिंग विच वॉज डन कुड नॉट बी रिट्रीव्ड। कंपनी आपकी एडवाइस चाहती है फॉर द प्रिपरेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग इन द अबव सिचुएशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्या बोला, एक कंपनी है मूनलाइट लिमिटेड, ठीक है, उसकी क्या हुई, बोर्ड मीटिंग हुई, कैसे हुई, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई उस मीटिंग के। तो अब क्या बोला है यहाँ पे कि अब जब वीडियो रिकॉर्डिंग हुई नहीं तो मिनट्स कैसे प्रिपेयर करेगा सीएस। ठीक है, तो मिनट्स प्रिपेयर कैसे करें। अब आपको एक बेसिक चीज याद होगी, हमने पढ़ी है कि जो भी सीएस होता है वहां पे कंपनी में, जब बोर्ड मीटिंग हो रही होती है तो वो उसी टाइम पे ही नोटिंग करता रहता है। ऐसे नहीं कि वो घर जाके नोट करेगा, उसी टाइम पे वो नोटिंग करता रहता है। और वो वहां पे आपको याद होगा, हमने पढ़ा है कि पहले वो ड्राफ्ट मिनट्स बनाता है, फिर वो डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करता है और उसके बाद फाइनल मिनट्स बनते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही मानो। ठीक है, अपने इतना डिटेल में गिवन नहीं है, बट मान लो पूछ ही ले तो आपको पता होना चाहिए। देखो क्या बोला है, सबसे पहले कि एट द एंड ऑफ डिस्कशन ऑन ईच एजेंडा आइटम chairperson of the meeting shall announce the summary of the decision taken on such item along with the name of the directors who dissented from the decision taken by majority। क्या बोला, जब भी जो है अपना कोई भी एजेंडा पे हमने जो आइटम है, एजेंडा पे आइटम से हमने उसके ऊपर क्या लिया, रेजोल्यूशन लिया, तो जो चेयरमैन होगा वो समरी बताएगा कि भाई हमने अप्रूव किया या अप्रूव नहीं किया, व्हाटएवर। और किसी ने, डायरेक्टर ने अगर मना किया था, डिसेंट किया था, मतलब नो बोला था, तो चेयरमैन उसका भी नेम अनाउंस करेगा। ठीक है, और जो सीएस है वो उसी के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट मिनट्स जो है वो बनाएगा और वो उसको मेंटेन करेगा। फिर जो ड्राफ्ट मिनट्स होते हैं वो सर्कुलेट होते हैं अमंग ऑल द डायरेक्टर्स। मीटिंग से 15 दिनों के अंदर अंदर ड्राफ्ट मिनट्स जाते हैं सब डायरेक्टर्स के पास में। हर डायरेक्टर जिसने मीटिंग को अटेंड किया है, ठीक है, वो अपने कमेंट्स वगैरह देगा कि भाई सब कुछ क्या है, कैसे है ना, उसमें तो वो अपने कमेंट्स वगैरह देगा कि उसको क्या चीज सही लग रही है, उसको क्या लग रहा है कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हुई थी, तो वो अपने कमेंट्स वगैरह जो है वो वहां पे राइटिंग में देगा। ठीक है, विद इन 7 डेज या मोर, जो भी उसको टाइम दिया जाता है कि भाई इतने टाइम में आप ड्राफ्ट मिनट्स के ऊपर रिस्पॉन्ड कर देना। अब इस केस में क्या बोला, दो रिकॉर्डिंग कुड नॉट बी रिट्रीव बाय द सेक्रेटरी ऑफ मूनलाइट लिमिटेड इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन कैन यूज ड्राफ्ट मिनट्स दैट वुड हैव बीन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मीटिंग टू प्रिपेयर द मिनट्स। ये इसका आंसर है कि भले ही वीडियो रिकॉर्डिंग उड़ गई है लेकिन फिर भी ड्राफ्ट मिनट्स तो हैं, तो उसको यूज कर लो आप। ठीक है, और उससे आप जो फाइनल मिनट्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हो। फर्दर जब वो हम मिनट्स सर्कुलेट करेंगे तो उनके जो कमेंट्स वगैरह आए होंगे उसके अकॉर्डिंग भी आप इनपुट डाल सकते हो मिनट्स में। द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स विद इन 7 डेज, तो उनके जो कमेंट्स आएंगे उससे भी आप जज कर सकते हो कि क्या चीजें
ड्राफ्ट मिनट्स में हमने एक्यूरेटली लिखी है और क्या चीज उन्होंने बोली है कि चेंज कर दो, तो हम उस अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो ये अपना यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद में आ जाओ, नेक्स्ट है मेसर्स ओबीसी लिमिटेड at its forthcoming board meeting decided that it will not provide the directors with the facility of participation in the said meeting through electronic mode। क्या बोल रहे हैं कि अगली जो हमारी मीटिंग आएगी हम उसमें आपको वीडियो कॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। कैन द डायरेक्टर्स इंसिस्ट, ऑब्वियसली हमने ऊपर पढ़ा इंसिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या बोला, क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर कोई डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड फ्रॉम हिज एंड, खुद ही कर लिया उसने, इवन इफ द कंपनी डज नॉट प्रोवाइड सच फैसिलिटी। सेम ही चीज है, बेसिकली कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो प्रोवाइड करे ऑडियो विजुअल मीन्स, और यहाँ पे ये केस लॉ में भी सेम चीज बोली गई थी। द वर्ड मे लिखा हुआ है ना, तो मे हमने ऊपर पढ़ा था कि डायरेक्टर में अटेंड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो मे वर्ड डायरेक्टर को ऑप्शन दे रहा है कि वो वीडियो कॉल से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो द वर्ड मे गिव्स ऑप्शन टू डायरेक्टर टू चूज वेदर ही वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मे जो वर्ड है वो कंपनी को ऑप्शन नहीं दे रहा कि हम फैसिलिटी देंगे या नहीं देंगे। मे वर्ड डायरेक्टर को ऑप्शन दे रहा है कि उसको इलेक्ट्रॉनिक मीन से आना है या उसको फिजिकल मीन से आना है, इन पर्सन आना है। बेसिकली कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है कि हमारी मर्जी है तो हम आपको देंगे फिजिकल वाली और इलेक्ट्रॉनिक वाली दोनों, और हमारी मर्जी नहीं है तो हम ओनली आपको जो है फिजिकल मीटिंग में ही बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। तो वर्ड मे डज नॉट गिव ऑप्शन टू द कंपनी टू डिनाई दिस राइट। तो डायरेक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड से उनके पास आने का राइट है, तो कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है कोरम वाला, अगेन होमवर्क लिखो, कोरम वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं, तो भी अपने आप से इसको पढ़ के कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो भी सेम सा ही क्वेश्चन है आई थिंक। देखो, द बोर्ड मीटिंग ऑफ एमएनओ लिमिटेड वाज हेल्ड ऑन 10th May एट चेन्नई। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बोर्ड मीटिंग नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट वाज 7। जब मीटिंग स्टार्ट हुई तब 7 थे, ठीक है, ओके। टोटल नंबर 10 है। बोर्ड ट्रांजैक्टेड 10 आइटम्स इन द बोर्ड मीटिंग, टोटल 10 आइटम्स डिस्कस किए, ट्रांजैक्ट किए। टोटल डायरेक्टर्स 10 है, 10 का कोरम निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 लोग थे। बट 12 बजे के समथिंग क्या हुआ, 4 आइटम्स कंप्लीट हो गए एजेंडा के, और उसके बाद में 4 डायरेक्टर्स लेफ्ट द मीटिंग, 4 डायरेक्टर्स मीटिंग छोड़ के चले गए। एग्जामिन द वैलिडिटी। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोला, आपको याद होगा हमने पढ़ा है कोरम। कोरम शुड बी प्रेजेंट नॉट ओनली ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग बट कोरम पूरी मीटिंग के कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट होनी चाहिए। याद आ गया। इस केस में क्या बोला कि जब मीटिंग स्टार्ट हुई तब 10 डायरेक्टर्स थे टोटल कंपनी में, तो कोरम कितनी हुई इसके अकॉर्डिंग 4 है ना, बट मीटिंग में कितने लोग आए, 7। इसका मतलब वैलिड कोरम प्रेजेंट है। हमने 4 काम कर लिए। 12 बजे के समथिंग इसमें से 4 डायरेक्टर्स चले गए, तो कितने रह गए, 3। कोरम कितनी है, 4, कितने रह गए, 3। तो जो ये 3 डायरेक्टर्स के रहते रहते हमने रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस किए वो तो विदाउट कोरम हो गए। तो क्या वो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन जो ये 3 डायरेक्टर्स के रहते हुए हैं और ये 4 चले गए थे तब हुए हैं, मतलब 12 बजे के बाद के जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, क्या वो वैलिड है, नो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोरम प्रेजेंट नहीं है। कोरम पूरी मीटिंग में प्रेजेंट होनी चाहिए, ना कि ओनली बिगिनिंग में, है ना। देखो क्या बोला है, कोरम has to be present at the time of transacting each and every item. It is not enough that a quorum was present at the commencement. अगर कुछ डायरेक्टर्स छोड़ के चले जाते हैं और वो कोरम नहीं बनते हैं तो रिमेनिंग रेजोल्यूशंस आर इनवैलिड। ठीक है, ये अपना वो पूरा हो गया। अब आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है कितनी कोरम है, कितने लोग थे, कितने चले गए, वो सारी चीजें। तो इसीलिए क्या बोलते, रेजोल्यूशन पास इन रिस्पेक्ट ऑफ 6 एजेंडा आइटम्स, क्योंकि जब तक 4 आइटम्स हुए थे तब तक तो सब लोग थे, 4 के बाद ही तो 4 लोग चले गए थे, तो अभी जो रिमेनिंग 6 बच गए वो सारे वॉइड है। ओके, नेक्स्ट आता है द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स, बट कंपनी में 10 ही हैं, एंड फॉर बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंटिंग कोलैबोरेटर्स ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स हैव बीन अपॉइंटेड। क्या बोला, आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें से कंपनी में ओनली 10 है। ठीक है, तो सही बात है, ये तो क्या हो गया, जिसमें से क्या बोला, 2 जो है ना रिप्रेजेंटिंग कोलैबोरेटर्स ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स हैव बीन अपॉइंटेड। ठीक है, तो उनमें से 2 के लिए, जो 10 में से 2 के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए बिकॉज वो फॉरेन के हैं, है ना, तो इसीलिए उनके बिहाफ पर हमने 2 इंडिया में
ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स को रख लिया, ठीक है। बोर्ड मीटिंग अपनी हुई 1 अगस्त को एंड अटेंडेड बाय 4 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है। बोर्ड मीटिंग आई अपनी, जिसमें 4 डायरेक्टर्स आए और 4 में से 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स हैं। एग्जामिन वेदर कोरम वाज प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग। क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा अगर आर्टिकल्स ने कोरम 6 लिखा हो तो, ठीक है। अब कोरम के ही बहुत सारी चीजें बोल दी है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको लिख देना है कि भाई कोरम कितनी होगी। अब कितने हैं टोटल डायरेक्टर्स, 10 है। 10 है तो 10 का कोरम निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 डायरेक्टर्स आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे कोरम जो है, कोरम में ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स भी काउंट होते हैं, क्या होते ही है ना। तो 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स शेल आल्सो बी इंक्लूडेड व्हाइल डिटरमाइनिंग कोरम। तो वो 2 डायरेक्टर्स ऑल्टरनेट वाले भी काउंट होंगे ही कोरम में, ओके, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोला कि क्या 4 डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रेजेंट थे क्या, बिल्कुल थे ना। यहाँ पे क्या बोला इसने, देखो बोर्ड मीटिंग हुई और 4 डायरेक्टर्स जो हैं वो आ गए, जिसमें से 2 ऑल्टरनेट थे। तो सिंपल यहाँ पे ये आपसे ये पूछना चाहता है कि ऑल्टरनेट वाले कोरम में काउंट होंगे क्या, तो हाँ होंगे, ठीक है। तो अपनी वैलिड कोरम यहाँ पे है, तो रिक्वायर्ड कोरम इज प्रेजेंट। पर अगर आर्टिकल्स बोलते 6, तो हमने पढ़ा है आर्टिकल्स में अगर ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है, तो मानना पड़ेगा। तो आर्टिकल्स में अगर 6 बोला होता तब 6 ही माननी पड़ती, और उस केस में कोरम फिर रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि 4 ही लोग हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्या बोला है, मीटिंग ऑफ द बोर्ड। एक कंपनी है जिसका नाम है नो हॉलीडे लिमिटेड, उसकी मीटिंग हुई थी ऑन हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ गणेश चतुर्थी। मतलब गणेश चतुर्थी को छुट्टी होती है और उस दिन उसकी क्या हो गई थी, बोर्ड मीटिंग हुई थी। लेकिन कोरम नहीं आ पाई तो हमने मीटिंग को क्या कर दिया, मतलब वो मीटिंग नहीं हेल्ड हो पाई, तो चेयरमैन ने मीटिंग को एडजर्न कर दिया टू द नेक्स्ट वीक ऑन द सेम डे, ठीक है। However, the date fixed for the adjourned meeting happened to be a Sunday. क्या दिक्कत हो गई, हमने पढ़ा है एडजर्न मीटिंग जो है अपनी, एडजर्न मीटिंग नेशनल हॉलीडे पे नहीं हो सकती है, एडजर्न मीटिंग संडे पे तो हो ही सकती है बिकॉज संडे इज अ पब्लिक हॉलीडे, ठीक है। तो एडजर्न मीटिंग अपनी संडे को तो हो ही सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि भाई एडजर्न मीटिंग ऑफ नो हॉलीडे लिमिटेड कैन बी हेल्ड ऑन अ संडे विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इलीगैलिटी, ठीक है। चलो इसके बाद देखो यहाँ पे आपको पूरा प्रोविजन तो आप लिख ही दोगे कि भाई नेशनल हॉलीडे पे एडजर्न मीटिंग बना है ना, बाकी संडे को तो हो ही सकती है। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी सेम सी चीज बोली है। देखो प्रॉक्सिमो लिमिटेड के 9 डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से 3 डायरेक्टर्स अब्रॉड गए हैं, ठीक है। चेयरमैन के पास एक अर्जेंट मैटर है जो कि उसको अप्रूव करवाना है और वो पोस्टपोन नहीं कर सकता, ये बोला गया, विच कुड नॉट बी पोस्टपोन। कंपनी ने सर्क्यूलेट, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, अच्छा ये अलग डिफरेंट क्वेश्चन है, हमने एक टॉपिक पढ़ा था रेजोल्यूशन बाय सर्क्यूलेशन, ठीक है। तो क्या बोला, कंपनी ने सर्क्यूलेट कर दिया रेजोल्यूशन, ठीक है, फॉर द अप्रूवल। 4 आउट ऑफ 6 डायरेक्टर्स इन इंडिया अप्रूव द रेजोल्यूशन, ठीक है। कंपनी ने बोला रेजोल्यूशन पास हो गया, एग्जामिन करो सही है क्या। देखो क्या बोला है इसमें कि रेजोल्यूशन मे बी पास बाय द बोर्ड बाय सर्कुलेशन। कंडीशन क्या क्या होती है, वही है रेजोल्यूशन आप सर्कुलेट करो ड्राफ्ट में विद ऑल द पेपर्स टू ऑल द डायरेक्टर्स एट देयर एड्रेसेस इन इंडिया, ठीक है, कैसे भी भेज सकते हो तो आप उनको भेज दो। और बेसिकली हमें पता है कि नॉर्मली जैसे मेजोरिटी डायरेक्टर्स होते हैं तो मेजोरिटी का अप्रूवल हमें चाहिए होता है, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज है, हमें मेजोरिटी का अप्रूवल चाहिए। अब देखो कंपनी में डायरेक्टर्स हैं कितने, कंपनी में डायरेक्टर्स हैं 9, जिसमें से 3 इंडिया के बाहर चले गए हैं, ठीक है। अब क्या बोला यहाँ पे, कंपनी ने सर्कुलेट करा 4 आउट ऑफ 6 इन इंडिया। इंडिया में कितने हैं, 6 ही हैं क्योंकि 3 तो बाहर गए हैं, तो इंडिया में 6 में से भी 4 ने हाँ बोला, ठीक है, अप्रूव। तो अब तुम्हें बताना है कि क्या ये रेजोल्यूशन पास हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब टोटल 9 है, ये लोग इंडिया के बाहर गए हैं तो क्या हो गया, क्या तुम इनका अप्रूवल नहीं लोगे, क्या हम इनको नहीं भिजवा सकते, भिजवा ही सकते हैं ना, तो इनको भी तो भेजना पड़ेगा, टोटल डायरेक्टर्स को भेजना पड़ेगा। तो इसीलिए 9 में से मेजोरिटी कितनी बननी चाहिए, 5, ना कि हम 6 की मेजोरिटी देखेंगे। जो लोग टोटल डायरेक्टर्स हैं उन्हीं की तो मेजोरिटी बनेगी, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या बोला है, रेजोल्यूशन जो होगा अगर उसमें 5 डायरेक्टर्स हाँ बोलेंगे, चाहे इंडिया के चाहे बाहर के, क्या फर्क पड़ता है, टोटल डायरेक्टर्स तो अपने कितने 9 और 9 का मेजोरिटी कितना होगा 5, तो 5 हाँ बोलने चाहिए, पर यहाँ पे ओनली 4 ने हाँ बोला है। तो अप्रूवल बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड, इसीलिए रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ड बाय सर्कुलेशन, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे
एक चीज है, बाकी तो पूरा क्वेश्चन सेम है, सर्कुलेशन वाला ही है कि भाई यहाँ पे क्या बोले, रेजोल्यूशन को हम सर्कुलेशन से पास कर लेते हैं, ड्राफ्ट बनाया, सर्कुलेट करा अमंग ऑल द 6 डायरेक्टर्स। ठीक है, 6 डायरेक्टर्स हैं, सबको भेज दिया बाय ईमेल। 3 डायरेक्टर्स ने अपनी कंसेंट नहीं दी और क्या बोला, हमें रेजोल्यूशन मीटिंग में ही करवाना है। भाई याद करो, हमने टॉपिक में ये पढ़ा था कि अगर 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स चाहते हैं कि मीटिंग होनी चाहिए फिजिकली, तो फिर आप सर्कुलेशन से पास नहीं करवा सकते। तब 6 में से कितनों ने बोल दिया, 3 ने बोल दिया है ना। तो बेसिकली 3 ने बोला ना, हाँ, तो यहाँ पे 3 ने बोल दिया, तो अब ऑब्वियस ही बात है 6 का 1/3 जो होता है वो तो 2 होता है, तो 2 से ज्यादा ने बोल दिया, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि मीटिंग बुलवानी पड़ेगी। तो इन द लाइट ऑफ वेयर मिनिमम 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स रिक्वायर रेजोल्यूशन must be decided at the meeting, then the chairman shall put the resolution to be decided at the meeting of the board. ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 ने बोला है बेसिकली 3 आउट ऑफ 6, तो 1/3 से तो ज्यादा ही है, इसीलिए चेयरमैन को क्या करना होगा, ड्यूली कन्वीन मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन भी जो है वो सेम सा ही क्वेश्चन है। कंपनी ने 2 रेजोल्यूशन को पास किया है, ठीक है, बाय सर्कुलेशन विद द मेजॉरिटी ऑफ 5 डायरेक्टर्स वेयर टोटल स्ट्रेंथ इज 9। ठीक है, 2 डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने बोला है कि रेजोल्यूशन शुड बी डिसाइडेड एट द मीटिंग। सेम सा ही क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्या उनका क्लेम सही है। अगर रेजोल्यूशन, अच्छा ये आप खुद करोगे, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था ये वैसा सही क्वेश्चन है, तो आप ये खुद करोगे। सेकंड है कि अगर हमने रेजोल्यूशन सर्कुलेशन से पास किया है तो वो क्या मिनट्स में रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल, हमने पढ़ा है ना कि जो अगली वाली मीटिंग होगी उसकी मिनट्स में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यस, अगर एक डायरेक्टर को गलती से, इन एडवर्टेंट मिस्टेक मतलब गलती से अगर किसी एक के पास नोटिस नहीं गया, तो क्या रेजोल्यूशन इनवैलिड होगा। बिल्कुल, ऊपर पढ़कर आए हम लोग, एक को भी नहीं गया तो वो इनवैलिड है। अगर सिंगल अप्रूवल हैज बीन गिवन बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स फॉर बोथ द रेजोल्यूशन टुगेदर, वेदर सच अप्रूवल विल बी कंसिडर्ड वैलिड। नो, हमने एक टॉपिक पढ़ा है जहां पे अलग अलग रेजोल्यूशंस के लिए अलग अलग क्या करना होगा, आपको अप्रूवल लेना होगा, मतलब अलग अलग एजेंडा आइटम्स के लिए अलग अलग वोटिंग करवानी होगी। तो आप एक ही वोट से, है ना, देखो क्या बोला है, बेसिकली सिंगल अप्रूवल ले लिया हमने दोनों केसेस के लिए, 2 रेजोल्यूशंस के लिए एक ही साथ वोटिंग करा ली, क्या वो वैलिड है, नहीं। ठीक है, चलो, तो ये अपना हो गया यहाँ पे, इसको आप रीड कर लेना। देखो फर्स्ट तो आप खुद ही करोगे, सेकेंड क्या बोला, नोटेड एट द सब्सिक्वेंट मीटिंग ऑफ द बोर्ड, अगली वाली मीटिंग के मिनट्स का पार्ट बन जाएगा, सबको देना है हमें, अगर एक को हमने गलती से नहीं दिया तो वो रेजोल्यूशन इनवैलिड है, और हर रेजोल्यूशन को सेपरेटली एक्सप्लेन करना है और सेपरेटली वोट करवाना है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो क्या है, चेयरमैन ने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजा है विद द पेपर्स टू ऑल द 10 डायरेक्टर्स टू गेट पास टू अ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। लास्ट डेट जो है जिसपे उनको अप्रूव करना है या मना करना है, दैट इज व्हाट 20 नवंबर। 15 नवंबर को 6 डायरेक्टर्स ने अपनी अप्रूवल दे दी। ठीक है, वाइल ऑन 17 नवंबर रिमेनिंग 4 ने बोला कि रेजोल्यूशन मस्ट बी डिसाइडेड एट द मीटिंग। अब आपको बताना है, अगेन होमवर्क लिख लो, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट बचा हुआ है फाइनली, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए इसके। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है जितने हम क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट क्या है, रेफरिंग टू द प्रोविजंस डिसाइड करना है। कंपनी विशेस टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ मीटिंग हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एब्सोल्युटली, अमेंडमेंट आ चुका है, कर सकते हो क्या, बिल्कुल। ड्यू टू अर्जेंसी कंपनी वांट्स टू गेट इट्स प्रोस्पेक्टस अप्रूव्ड इन अ मीटिंग। बिल्कुल, प्रोस्पेक्टस वाला भी कर सकते हो। पहले अमेंडमेंट से पहले याद करो ये सब मना थे, है ना, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन पढ़ाया था, पर अब कर सकते हो क्या, बिल्कुल। ठीक है, तो ये वही वाली चीज आपको लिखनी है कि अभी सारे जो मैटर्स हैं वो हम कर सकते हैं, जो मैटर्स नॉट टू बी डेल्ट विथ थे वो डिलीट हो चुका है। तो चाहे आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, चाहे प्रोस्पेक्टस है, ये अलाउड है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एंड विद दिस जो अपने पूरे ये क्वेश्चंस हैं बोर्ड मीटिंग वाले चैप्टर के, वो अपने यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।